हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस साल के लिए। क्यों, बस अभी बताता हूँ। तो वेव मोशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, वेव मोशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, ठीक है ना। 2019 तक इसमें से दो प्रॉब्लम ज़रूर आते थे। 20 में जाकर के एक प्रॉब्लम आया, 21 में तो एक भी नहीं आया, ठीक है ना। तो मतलब 22 के अंदर अब मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको दो प्रॉब्लम मिल जाएंगे। कहाँ से? तो सबसे प्रिडिक्टेबल सेक्शन है इसका डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। कारण डॉपलर इफेक्ट का 20 में भी नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, उससे पहले 2018 या 17 के आसपास रहा था। तो डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना, खूब प्रॉब्लम रखे मैं कराऊंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इसमें सेक्शन बनता है स्टैंडिंग वेव वाला, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है वो है बीट्स वाला, ठीक है ना। और एक लास्ट सेक्शन और मैं बोलूँगा, वो हो गया हमारा स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड का। वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, देख लेना। तो कुल मिलाकर के 4 ऐसे सेक्शन हैं जिनमें से आपको 2 सवाल दिख जाने चाहिए। तो क्या करते हैं, अब मजे से इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, और वेव मोशन को बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले वेव मोशन में इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आती है। किस्मत बड़ी अच्छी चल रही हो, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन भी आ जाता है, हर बच्चा कर लेता है। बट किस्मत बाद में जाके खराब हो जाती है जब पेपर आसान हो जाता है और कट ऑफ की मारामारी हो जाती है। तो खैर, ये चीज़ बड़ी आसान है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब वो वेव जो अपने साथ एनर्जी प्रोपेगेट कराती है, उसकी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस का साइन का चक्कर क्या है, अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो साइन माइनस आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप जानते हो, एसएचएम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फाई नॉट इनिशियल फेज होता है, के एक्स को हम बोलते हैं प्रोपगेटिंग नेचर बताता है, ठीक है ना। ओमेगा टी जो होता है वो इसका ऑसिलेटिंग नेचर बताता है। तो एक प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ऑसिलेटिंग नेचर भी होता है, प्रोपगेटिंग नेचर भी होता है। ऑसिलेटिंग दो तरीके का होता है, वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। वेव के प्रोपगेट करने के अलोंग ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। तो दोनों तरीके की वेव इक्वेशन सेम ही होती है। ए हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, वाई हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पुराने रिजल्ट्स, ठीक है ना, ये इंटरफेरेंस में आपकी दोस्ती हो चुकी है। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का, तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आई थिंक आप फैमिलियर हो, इंटरफेरेंस आप सब पढ़ चुके हो मेरे से। तो ये हमारा फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। इसका डायरेक्ट सवाल इसमें तो नहीं, इंटरफेरेंस में ही मैक्सिमम रहने का चांस है, बट मैंने रिवीजन के लिए इसको इधर डाल दिया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और स्लोप, ठीक। छोटे मोटे थ्योरेटिकल पॉइंट, अब फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हमें पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है वेव मोशन में, तो डेल वाई बाय डेल टी करो, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। एक और बार डिफरेंशिएशन करो तो पार्टिकल एक्सेलरेशन आ जाएगा। और मजे की बात है, पार्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल वही आएगी जो एसएचएम वाली आती है। इक्वेशन आप देख लो, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन ले ली, डिफरेंशिएट किया, डेल वाई बाय डेल टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेम आई है, ठीक है ना। तो अगर किसी जनरल पोजिशन पर पार्टिकल वेलोसिटी लिखनी हो तो इस जनरल पोजिशन पर पार्टिकल वेलोसिटी को लिखने का तरीका हो गया सेम, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल हमारा वाई एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन का इक्वेशन हमारे पास आ गया। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, वो हमारी ए ओमेगा रहेगी। अच्छा, अब अगर हम डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू निकालें तो ये हमारा एक रिलेशन है जो हम बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और स्लोप के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे क्या पता चलता है, जस्ट 2 मिनट रुको, अभी बताता हूं, ठीक है ना। बट उससे पहले पार्टिकल एक्सेलरेशन देख लो। तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर पार्टिकल एक्सेलरेशन मिलेगा, ये सेम एज इट इज एसएचएम जैसा है। अब मैं इसकी कहानी पर आता हूं। तो डेल वाई बाय डेल टी हो गई पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। ओमेगा बाई के हो गई हमारी वेव वेलोसिटी, और डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया वाई एक्स ग्राफ का स्लोप। तो ये बेसिकली बन गया नेगेटिव वेव वेलोसिटी टाइम्स टेन थीटा। अब इससे जानते हो क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है या तो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन या पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन। थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं, सुनो। अब मान लो आपको दे रखा है कि पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आपने फट से टेंजेंट बनाई, आपने चेक किया इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है। आप यहां पर साइन पुट कर दो, ठीक है ना। वीपी की जगह आपने पॉजिटिव डाल दिया,
tan थीटा की जगह नेगेटिव डाल दिया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना। और फाइनली वेव स्पीड जो बची हमारी वो नेगेटिव साइन में आ गई। तो नेगेटिव साइन में आने का मतलब ये रहा कि ऐसी वेव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी के ओरिएंटेशन दे रखे होते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेव कहाँ जा रही है, और वेव और tan थीटा के बारे में जानकारी दे रखी हो तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये बताने के लिए कि पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं या वेव कहाँ जा रही है, ठीक है ना। अब आप आ जाओ इनके बेसिक जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको मैं बहुत सिंपल मानता हूं क्योंकि इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ गया तो समझ लो यार कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल कैटेगरी का प्रॉब्लम है। चलो स्टार्ट करते हैं। और वेव मोशन बहुत आसान है, आराम से हंसते खेलते हम लोग पढ़ लेंगे। देखो कह रहा है ट्रांसवर्स वेव along a string is given by this equation। तो पहले इसको ओपन करके लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 साइन ये हमारा हो गया 6 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये ओमेगा हो गया, ये हमारा पूरा k का टर्म हो गया और ये हमारा इनिशियल फेज हो गया। करना क्या है वो देखते हैं। ये कह रहा है देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। आप डबल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना, वैसे भी लिख सकते हो या माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब देखो ओमेगा तो मेरे सामने है ही है, स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 36 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया माइनस 36 पाई स्क्वायर और y की इक्वेशन एज इट इज इसमें डाल देते हैं। तो ट्वाइस साइन 6 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। तो ये बेसिकली हो गया 72 पाई स्क्वायर, बाद में निपट लेंगे उससे, ठीक है ना। फिलहाल हमें ये दे रखा है, ये हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई कि x को 4 डालने पर और t को 1 डालने पर जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू बताओ। तो पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज माइनस 72 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। साइन अब आप यहाँ t की जगह 1 पुट करो तो ये बना 6 पाई और x की जगह आप पुट करें 4 तो ये बन जाएगा माइनस 8 पाई प्लस पाई बाय 4। अब ध्यान से देखना, थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी। ये बन जाएगा माइनस 2 पाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 72 पाई स्क्वायर साइन, ठीक है, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, साइन 360 माइनस थीटा। तो पहले 360 माइनस थीटा तो लो, बाद में तो आइडेंटिटी लगेगी। तो माइनस इधर से कॉमन निकाल के बाहर ले जाना पड़ेगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स की बारी, साइन माइनस थीटा मतलब अगर हम साइन में एंगल में माइनस बाहर निकालें तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा के बराबर। अगर ये कॉस माइनस थीटा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कॉस थीटा ही रहता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का खेल है, गड़बड़ा भी सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हम यहां से माइनस बाहर निकालते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा प्लस 72 पाई स्क्वायर। तो मैंने बिल्कुल ही बर्बाद वाला प्रॉब्लम नहीं उठाया जिसके अंदर लोग आपसे लैम्डा पूछ लें, टाइम पीरियड पूछ लें, वो नहीं हुआ मेरे से, ठीक है ना, कि इतना गिरा हुआ सवाल उठाऊं। तो मैंने फिर भी ऐसा सवाल उठाया जिसमें आपको सीखने को कुछ मिले, और अगर ऐसा सवाल आ भी जाए तो थोड़ी सी मतलब इज्जत तो बचा के ले जाए हमारी, या हमने सीखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ गया 72 पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, साइन 360 माइनस थीटा, अगेन माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस 36√2 टाइम्स पाई स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस 36√2 पाई स्क्वायर। तो देखने में तो सिंपल था, पर मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से मोल्ड करवाया कि इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि जो हम सीख पाए। तो सीखने को हमें बेसिक मैथमेटिक्स मिली, एक्सेलरेशन के रिजल्ट के ऊपर हमने काम किया, एक्सेलरेशन लिखने का आसान तरीका हमने देखा, तो ठीक ठाक था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन। अगेन ये भी बर्बाद प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। मतलब इस सेक्शन में लोग लैम्डा और टी वाले सवाल लेना शुरू कर देते हैं, फिर भी मैंने ऐसे सवाल रखे हैं जिनसे आप सीख पाओगे, ठीक है ना। अब ये भी प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कह रहा है, और जनरली ये प्रॉब्लम आप ऐसे प्रॉब्लम आप टेस्ट वगैरह में देखते हो, ठीक है ना, वहां जाके आपके गड़बड़ हो जाते हैं। ये कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। तो वीपी का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी है। वैल्यू डाल देते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा हो गया, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के हो गया, ठीक है ना। ओमेगा ओमेगा कट गया, बस हमारा रिजल्ट आ गया ए बराबर 4/k। अब इनके वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू हमारे पास हो गया y0 के बराबर, ठीक है, 4/। अब k की वैल्यू यहां से हम सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई बाय लैम्डा हो जाती है, कि एंगुलर वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट आ गया, ये बन गया इधर हमारे पास 2। तो इसको मैं लिख रहा हूं पाई y0
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू लैम्डा। अब या तो इस टर्म में होगा या वाई नॉट के टर्म में होगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है पाई वाई नॉट बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू पाई वाई नॉट बाय 4, लैम्डा की वैल्यू पाई वाई नॉट बाय 2, यानी इसमें लैम्डा के टर्म में ही आंसर दे रखा है। राइट आंसर हमें मिल चुका है सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें दे रखा है, ये कह रहा है टू साउंड वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। वही फेजर डायग्राम से हम इसका सुपरपोजिशन करेंगे। आपको याद है एसएचएम वाली टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टिप हाईलाइट करके दे रखी थी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने की, उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एसएचएम का सेक्शन मैंने टिप एंड ट्रिक में आपको दिया था, उसको मास्टर कर लेना भाई, आपके एसएचएम के सवाल ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो काफी अच्छे प्रॉब्लम्स, काफी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर दिए हुए। अच्छा, अब ये भी उसी पे बेस्ड है। तो अगर हमें इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो, मैं सबको ही बता दे रहा हूं, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, तो इसका जो नेट एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये एक्स एक्सिस पर आ गया, ये वाई एक्सिस पर आ गया, नेट एम्पलीट्यूड हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इस फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा √2, और अगर आप सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड निकालोगे तो इस सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो दिस इज 3/4, दिस इज 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 ओवरऑल बिकम 4/4 यानी 1। अब करना क्या है, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, तो a1/a2 का हमें रेशियो चाहिए, तो a1/a2 का रेशियो हमारे पास आ गया √2:1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ ट्रांसफर सेव ऑन स्ट्रिंग। ये मैं बोल रहा था कि इस सेक्शन से प्रॉब्लम आ सकता है, थिक रोप वाला उन्होंने दिया हुआ था, आगे दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। तो थिक रोप के प्रॉब्लम जो होते हैं वो जनरली हमारे सेक्शन में आ जाते हैं। लैम्डा के टर्म में दिया हुआ था, 2016 में था शायद वो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैंने वैसा प्रॉब्लम रख लिया, आपको करा दूंगा। देखो, सबसे पहले अगर हमारी स्ट्रिंग जो है मासलेस है, ठीक है ना, तो ऐसी स्ट्रिंग को अगर हम पकड़ करके खींचते हैं, प्लग करके छोड़ते हैं, तो इस पे जो ट्रांसफर सेव सेटअप होती है उसकी स्पीड का जनरल फॉर्मूला √T/μ होता है। म्यू फ्रिक्शन नहीं है भाई, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है। इसको लैम्डा से डिनोट ना करते हुए मैंने म्यू से करा है, नहीं तो यहाँ लैम्डा वेवलेंथ भी हो जाएगा और मास डेंसिटी भी हो जाएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम इस म्यू को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, मास अपॉन लेंथ के हिसाब से, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के हिसाब से, तो फाइनली हमारा रिजल्ट बनेगा T/ρ। रो हो जाएगी इस वायर की डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के यूनिट में होगी, और ए इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो हो गया हमारा स्पीड का तब का फॉर्मूला जब थिन लाइट स्ट्रिंग है। अब अगर एक हैवी स्ट्रिंग है और इस पे हम स्पीड सेटअप करते हैं और यहाँ से यहाँ मतलब फ्री हैंड से x डिस्टेंस पर स्पीड निकालना चाहते हैं, तो तरीका बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर टेंशन निकालो, टेंशन हैंगिंग पोर्शन के वेट के बराबर हो जाएगी। इसका वेट हो गया m', m' को डेंसिटी कंसेप्ट से लिख लो, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ इनटू g, ये हो गया यहाँ पर टेंशन का वैल्यू। अब स्पीड ऑफ ट्रांसफर सेव आप अच्छे से जानते हो, √T/μ, म्यू इटसेल्फ इज m/l। ऐसा करने पर ये √xg बचा, यानी ये स्पीड हमारी वेरिएबल आती है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन थिक रोप का फॉर्मूला √xg है, ठीक है ना। अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो क्योंकि v x के फंक्शन में है तो काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करो, स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करो, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑन थिक रोप इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू g/2। अब अगर एग्जामिनर पूछा तो क्या पूछेगा, यहां से यहां तक वेव को जाने का टाइम बताओ, तो वो टाइम क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s बराबर ut प्लस हाफ a² से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। s का वैल्यू हमारा l हो गया, u हमारा 0 हो गया, हाफ a की जगह मेरे पास g/2 आ गया टाइम्स t², तो t का वैल्यू बन गया √4l/g। इतना टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में। सिंपल है, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, ये कह रहा है द लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज दिस मच। तो हमें लीनियर डेंसिटी दे रखी है, म्यू दे रखा है 1.3 × 10⁻⁻⁴ kg/मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है द ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, x इन मीटर, t इन सेकंड, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे सवाल को कैसे करना है जिसमें हमें इक्वेशन भी दे रखी हो और जिसमें हमें म्यू भी दे रखा हो और टेंशन पूछी गई हो। देखो वेव तो वेव है, वो चाहे आप वेव की स्पीड यहाँ से निकालो चाहे √T/μ से निकालो, सेम रहेगी। तो एग्जामिनर आपको ये इक्वेशन इसलिए देता है, आप इस इक्वेशन से वेव स्पीड निकालो और √T/μ के साथ कंपेयर करते हुए जो अननोन है उसे निकालो। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम वेव स्पीड निकालें जिसका फॉर्मूला रहेगा ω/k, ओमेगा हो गया t का कोफिशिएंट जो कि हो गया 30,
k हो गया x का कोफिशिएंट जो कि हो गया 1, तो 30। अब यूनिट देखना पड़ेगा, तो x का यूनिट क्या दे रखा है जरा इसमें क्वेश्चन में देखें, मीटर, तो ये आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ये वेव स्पीड हो गई √t/μ के बराबर, क्योंकि हमें t निकालना है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 900 इंटू म्यू को भी इधर ले आते हैं, 1.3 इंटू 10 की पावर -4, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगा 0.117 न्यूटन इक्वल्स टू टी, राउंड ऑफ करके लिखें तो टी का वैल्यू आ गया 0.12। अब आप राइट आंसर ढूंढ लो, 0.12 के हिसाब से राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया। तो हम लोगों ने ये टेंशन के ऊपर बेस्ड वेव के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, सेम एज इट इज जनरलाइज कंसेप्ट और प्रॉब्लम 16 में था, ठीक है ना। ये कह रहा है यूनिफॉर्म, और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको दे दूंगा, अगर ये रिपीट हुआ तो आप उड़ा के चले आओगे। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ दिस एंड मास दिस, तो हमें एक थिक रोप दे रखी है, इस थिक रोप की लेंथ हमें दे रखी है 12 मीटर और इसका मास हमें दे रखा है 6 kg, ठीक है। और इसके इस एंड पर यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास हमें दे रखा है 2 kg। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। यहां पर हमने एक वेवलेंथ 0.06 मीटर की वेव प्रोड्यूस करी, ठीक है ना। ये जानना चाह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप, यहां पर पहुंचने पर वेवलेंथ क्या रहेगी। तो कंसेप्ट सुनो, जो वेव होती है, ठीक है ना, अब हमें अच्छी तरह पता है इसके ऊपर वेव स्पीड वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हो गया, एफ हो गई फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंड करती है सोर्स की एनर्जी के ऊपर। तो सोर्स ने तो यहाँ एनर्जी दे करके वेवलेंथ प्रोड्यूस करके छोड़ दिया, तो वो एनर्जी तो यहाँ से वहाँ तक इक्वली ट्रांसमिट होगी। इस बात का मतलब ये निकला कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होती हैं। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ले लेता हूँ विच इज v बाय लैम्डा, ठीक है ना। अब v की वैल्यू देख लेते हैं, v की वैल्यू √xg सिर्फ तब थी जब ये फ्री हैंड था, ठीक है ना, तभी तो टेंशन m/l इंटू एक्स जी के बराबर थी, यहां थोड़ा ना हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको और मॉडिफाई कर रहा हूं, लैम्डा वेवलेंथ है तो v का वैल्यू जनरलाइज डाला √t/μ। अब t क्या हो गया, टेंशन हो गई किसी भी जगह की, तो किसी भी जगह की टेंशन उस जगह के हैंगिंग वेट के बराबर होगी। तो मैं यहां पर जनरलाइज वे में m डाल दे रहा हूं, तो 1/λ √mg डिवाइडेड बाय म्यू, जहां m हो गया हैंगिंग पोर्शन का मास, जो भी जितना भी पोर्शन हैंग करे। अब जरा इसमें चेक करो, g कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब √m/λ जो रहेगा दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू √m, जहां m हो जाएगा हैंगिंग पोर्शन का मास, समझ आ गया होगा। तो अब λ1/λ2 ले लेते हैं, तो λ1/λ2 उस जगह के हैंगिंग पोर्शन के मास के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देख लो, बिल्कुल सिंपल कट, क्लियर कट निकाल दिया रिजल्ट। तो λ1/λ2 इक्वल्स टू, अब हम बस m1 m2 देख लेते हैं। तो λ1 यहाँ की वेवलेंथ है, तो इस जगह का हैंगिंग पोर्शन तो कैपिटल M हो गया, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कैपिटल M डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब λ2 यहाँ की वेवलेंथ है, यहाँ का टोटल मास हो गया स्ट्रिंग प्लस इसका मास, यानी m+m, देख रहे हो। तो इस तरीके से 16 में था, अब इसका वैल्यू डाल दो तो ये नया सवाल हो गया आपके लिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो λ1 दे रखा है हमें कितना 0.06 डिवाइडेड बाय λ2 हमें निकालना है। कैपिटल M की वैल्यू 2 हो गई और ये 6 + 2 हमारा 8 हो गया, 1/4 आ गया, रूट से बाहर 2 चल के इधर चला गया, तो λ2 का वैल्यू आ गया 0.12 मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा प्रॉब्लम आराम से समझ आ गया होगा। राइट आंसर हमारा इसके अंदर सेकंड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट अब हमारे सामने आता है साउंड वेव की स्पीड। ये भी बेहद आसान सेगमेंट है, इसमें से भी सवाल आने का मतलब यही रहा कि पेपर आसान है, ठीक है ना। तो ये भी मतलब सिंपल पोर्शन है। मैं ये बोलूँगा डॉपलर इफेक्ट तो आएगा, उसके साथ कुछ और अटैच करके दे दे, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के नेचर के ऊपर कि उसने कैसा पेपर बनाया। अगर डॉपलर इफेक्ट बहुत आसान बना दिया, ऑब्वियसली यहाँ से हार्ड रखेगा, और उधर अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल कर दिया तो इधर का सेक्शन आसान करेगा। तो ऐसे करके कुछ बैलेंसिंग होगी आपके पेपर में। अब इस सेक्शन को हम देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड
हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साउंड जब प्रोपेगेट करता है तो एयर के अंदर उसका प्रोपेगेशन लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है ना। अब साउंड की स्पीड अगर सॉलिड में निकालना चाहते हो तो जनरल फॉर्मूला अंडर रूट वाई बाय रो होता है, वाई जहाँ यंग मॉडुलस होता है, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। वाई बाय रो करके आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। एंड सॉलिड, जो भी सॉलिड का, जैसे मान लो इसके अंदर अगर मैंने साउंड को यूं करके टैप किया तो स्पीड निकालनी अंडर रूट वाई बाय रो करना पड़ेगा। लिक्विड और गैसेस में निकालने के लिए अंडर रूट वी बाय रो फॉर्मूला होता है। अब यहीं पर हमारे पास आता है गैसेस के अंदर दो तरीके के फॉर्मूले, न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लेस करेक्शन। न्यूटन क्या बता के गया कि जो प्रोपगेशन होता है साउंड का वो आइसोथर्मल होता है, ठीक है ना। तो पीवी बराबर कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ से आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस निकालते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखना प्रेशर ऑफ गैस के बराबर आता है। तो बी वर्सेस पी डायग्राम स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से पास करता हुआ। इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वर्सेस प्रेशर डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का वैल्यू। अब अगर हम स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश करेंगे, मैंने यहाँ बता ही दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड बल्क मॉडुलस बाय रो हो गया, यानी पी बाय रो हो गया, यानी आर टी बाय एम हो गया। बट ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि साउंड का प्रोपगेशन आइसोथर्मल नहीं होता। अब इस फॉर्मूले को करेक्ट किया गया लाप्लेस के द्वारा। इसने बताया कि साउंड वेव बहुत तेजी से प्रोपगेट करती है, जो भी चीज़ बहुत क्विकली अकर करे ऐसा जो प्रोपगेशन होता है वो एडियाबेटिक होता है। तो अब हमने क्या किया, पीवी की पावर गामा को डिफरेंशिएट किया, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस निकाला जिसका वैल्यू गामा पी के बराबर आ गया। गामा आप सीख चुके हो हीट वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज़्यादा, फिर डाई का, फिर ट्राई का, और फिर और जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी गामा कम होता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट स्लोप गामा के बराबर होगा। उसमें सबसे ज़्यादा स्लोप मोनो का होगा, फिर डाई का, फिर ट्राई का। ये बन सकता है एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी का ग्राफ देखें तो के वर्सेस रो, के वर्सेस पी डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। मोनो के लिए सबसे पास में रहेगा, फिर डाई के लिए, फिर ट्राई के लिए, ठीक है ना। अब स्पीड ऑफ साउंड का करेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो गामा पी बाय रो या गामा आर टी बाय एम आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला। अब इस पे कुछ छोटे मोटे कंसेप्चुअल, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, प्रेशर के साथ वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, तो सारी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, बट थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो अब हम देखना चाहते हैं टेम्परेचर के साथ, तो स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। ग्राफ चेक करोगे तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है, तो ग्राफ जो रहेगा पैराबोलिक रहेगा। क्योंकि टी की पावर 1 है इसलिए टी एक्सिस की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। तो पैराबोलिक ग्राफ देखने को मिलेगा और टी एक्सिस की तरफ खुलेगा। प्रेशर के साथ वेरिएशन, तो यहाँ थोड़ा सा संभाल के लैंग्वेज देखनी पड़ती है। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर के वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पी बाय रो का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। पी इक्वल्स टू रो आर टी बाय एम से आप चेक कर सकते हो। तो प्रेशर का अगर हम रिलेशन देखें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, फिर तो इसका मतलब देखना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और आप प्रेशर चेंज कर रहे हो देयर विल बी नो इफेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड सेम। अब तीसरा जो आता है वो आता है मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी। अब जितना मॉइस्ट होता चला जाएगा एटमॉस्फेयर, रो उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जितना मॉइस्चर इंक्रीज करेगा डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम यानी एयर का उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। डेंसिटी जितना कम होता चला जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेंसिटी है। ये कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ड्राई एयर, ठीक है ना। अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम देख लो। साउंड के प्रॉब्लम बहुत आसान से हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड के तो बहुत ही ज़्यादा आसान से हैं, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं। एग्जामिनर डायरेक्ट, मतलब बहुत ही कम इच्छा होती है डायरेक्ट पूछने की इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि इसका प्रॉब्लम मर्ज कर देते हैं वो सीधे डॉपलर इफेक्ट या बीट के साथ, तो वहाँ वेरिएशन पॉसिबल हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर की पहली चॉइस बन जाती है कि उसी के साथ मिक्स करके पूछ लें। अब जैसे ये बड़ा प्रॉब्लम ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज वी, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन की वेलोसिटी वी है, तो वी हो गया अंडर, ये मैंने फिर भी ठीक बनाया है प्रॉब्लम, गामा आर टी बाय एम, ठीक है ना, जहाँ एम हो गया मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हम जानते ही हैं, ठीक है ना। गामा हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 7/5 हो जाएगी, ये भी हम जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
इन द रेशियो ऑफ 4:1 एट एनटीपी। तो मिक्सचर के अंदर मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ लिया, ये एक ठीक सवाल है, ठीक है ना। अब मिक्सचर के अंदर मैं यहाँ मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों मिक्स किया। देखो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डायटोमिक हैं, तो हम गामा मिक्सचर निकालने से बच गए, ठीक है ना, वरना हमारे प्राण हाथ में आ जाते अगर यहाँ पर हीलियम और ऑक्सीजन मिक्स करवाता। क्यों? क्योंकि एक मोनो हो जाती है, एक डाई हो जाती है, तो पहले तो आप जुटो उसके अंदर गामा मिक्सचर निकालने में, फिर मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने में, तो यहाँ ऐसी तैसी हो जाती है और सवाल बहुत लंबा खिंच जाता। इसलिए जनरली एग्जाम ये में आपको पूरा जो एग्जामिनर के फ्रेम ऑफ माइंड, क्योंकि मैं पेपर बनाता हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड भी इसी तरह काम करता है जैसे एग्जामिनर का कर रहा है, तो एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड भी इसी तरह काम करता है। एक चीज डिफिकल्ट तो दूसरी चीज आसान। अब उसको गामा मिक्सचर अगर चेक करना होगा तो वो यहाँ हीलियम और अपना जो दूसरी गैस है उसको रखेगा, ठीक है ना। और अगर उसका टारगेट होगा नहीं मोलर मास ऑफ मिक्सचर ही चेक कर लेते हैं, इनको आता या नहीं आता, तो वो इस तरीके से गामा सेम रख देगा। ऐसे करके खेलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हमें मिक्सचर में स्पीड निकालनी है, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, N1M1 प्लस N2M2 बाय में N1 प्लस N2, ठीक है। ये हो गया मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। N1 हो गया 4 और मोलर मास हम जानते हैं हाइड्रोजन का 2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 32 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 40/5, आंसर आ गया 8। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमारे पास 8 आ गया। अब यहां पर मोलर मास था 2, ठीक है, तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब नए स्पीड हो गई हमारी, गामा तो सेम ही रहा, ठीक है, गामा RT बाय नया मोलर मास हो गया 8। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो रेशियो लेते ही V/V' का रेशियो हमारे पास आ जाएगा √8/2, ठीक है ना। तो यहां से V' की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V/2। तो इस मोलर मास में, इस मिक्सचर में हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी दैट विल बी V/2। राइट आंसर आपका हो गया 4th वाला। अच्छा था ये सवाल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड को मिक्स कर दिया जाता है इंटेंसिटी और साउंड लेवल के सवालों में, ठीक है ना। तो छोटे छोटे हैं, देखते चलो, मजे आते जाएंगे। अब जैसे इंटेंसिटी का वेरिएशन में बता चुका हूं, पॉइंट सोर्स है तो इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। लीनियर सोर्स है तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये बड़ा देख करके आपको इंटेंसिटी मैंने सवाल रखा है, पर मैंने मिक्स करके रखा है क्योंकि मैं जैसे रखूंगा एग्जामिनर भी वही टाइप का रखेगा सवाल, ठीक है ना। तो हमारी टेंडेंसी के हम क्यों सिंपल इंटेंसिटी पूछे, हम साउंड लेवल लगा देंगे उसके अंदर, एक साथ दो कंसेप्ट हमारे चेक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सुनो, तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है, फिर आप इंटेंसिटी का रिलेशन यूज करते हुए चलना। जैसे अब किसी भी जगह पर, ठीक है ना, अब इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला तो आप जानते हो 2π² f² a² ρ v। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a² होती है, बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें मेरा कोई खास दिलचस्पी नहीं क्योंकि इंटेंसिटी पे हम काम इंटरफेरेंस में कर चुके हैं। अब साउंड लेवल, तो किसी भी जगह पर साउंड यानी शोर कितने लेवल तक का है, इसे डेसिबल में मेजर करते हैं। तो इस साउंड लेवल को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है 10 log I/I0। I हो गई उस जगह पर साउंड की इंटेंसिटी, I0 हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी रिजल्ट होती है 10⁻⁻12 Wm², स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू है। तो जैसे आपको मान लो एग्जामिनर ने इंटेंसिटी दी थी, कहता भाई इंटेंसिटी जो है यहाँ पर 10⁻6 Wm² है, बताओ साउंड लेवल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसकी जगह 10⁻6 डाला, इसकी जगह हमने 10⁻12 डाला, सवाल को हमने 10⁻12 डाला, सवाल को हमने सिंप्लीफाई करके दे दिया, ठीक है ना। सिंपल लॉगरिथम का रिजल्ट रहेगा। अब चेंज इन साउंड लेवल पर आते हैं। तो जब चेंज इन साउंड लेवल, इस पे अच्छे सवाल बनते हैं। तो चेंज इन साउंड लेवल दैट मींस β2 - β1, मतलब पहले किसी जगह पर इंटेंसिटी I1 हुआ करती थी, वहां साउंड लेवल β1 था। अब हमने उधर और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मतलब इंटेंसिटी हमने I2 कर दी, साउंड लेवल β2 हो गया। तो बताओ कितने से साउंड लेवल चेंज किया। तो β2 - β1 जब आप इसको करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा 10 log I1/I2, ठीक है, की बेस 10। तो ये हुआ चेंज इन साउंड लेवल का हमारा फॉर्मूला। अब आप यहाँ इंटेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं सवाल में दिखाता हूं आपको। जैसे आप ये प्रॉब्लम देखो, बेस्ट प्रॉब्लम है साउंड लेवल के ऊपर का, ठीक है ना, ध्यान देना। क्यों बेस्ट है वो भी बताऊंगा। पॉइंट सोर्सेज एमिटिंग साउंड इन ऑल डायरेक्शन, तो कौन सा सोर्स दिया मैंने, पॉइंट सोर्स दिया, ठीक है ना। ये देखो चिल्ला चिल्ला के स्कीम खुद ही बताता है एग्जामिनर, पर आप सुनते ही नहीं, उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती आपके कानों तक, आप कान बंद करके बैठे रहते हो एग्जाम में। पॉइंट सोर्स इज एमिटिंग साउंड इन ऑल डायरेक्शन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स
फ्रॉम द पॉइंट सोर्स वेयर द डिफरेंस इन साउंड लेवल इज 3 डेसिबल। तो जहां साउंड लेवल का डिफरेंस 3 डेसिबल हो जाए, बताओ दोनों के डिस्टेंसेस का रेशियो कितना है, कैसे करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, साउंड लेवल दे रखा है या डिफरेंस इन साउंड लेवल। दो चीज सुननी है, एक तो पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है, दूसरा साउंड लेवल है या डिफरेंस इन साउंड लेवल है। तो क्योंकि डिफरेंस है तो डेल्टा बीटा 10 log I1 by I2, ठीक है। अब ये डेल्टा बीटा की वैल्यू 3 डेसिबल है तो 3 dB डाला, ये भी डेसिबल में होता है तो पढ़ा रहने दो, तो dB लिखने की भी जरूरत नहीं, भगा उसको। तो 10 log, अब इंटेंसिटी क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी, तो दिस विल बिकम R2 by R1 का होल स्क्वायर की बेस 10। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जब 3 आता है, चलो 10 को इधर भगाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 बराबर लॉग, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं अच्छा सवाल क्यों है, R2 by R1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो 0.3, ये हटाओगे कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप वो एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा। एंटी लॉगरिथम वो केमिस्ट्री वाला ने 10 की पावर में ले जाके कुदा दिया, 10 की पावर 0.3 चढ़ा दिया। उसकी वैल्यू जानते हो क्या, नहीं जानते हो। और कईयों ने रट रखी होगी, उनकी तो सुपर पावर है, हम इधर बुद्धि इस्तेमाल कर लेंगे। देखो गेम बड़ा सिंपल है, 0.3 यहाँ तो मैंने दे रखा है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, ठीक है ना। ये मैंने हेल्प कर दी। अब ये जरूरी तो नहीं मेरी तरह आपका एग्जामिनर दोस्त हो, ठीक है ना। मैंने तो थोड़ा दोस्ती यारी में बता दिया आपको, चलो बता देते हैं इन लोगों को, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो वो बुद्धि चल जाएगी, इनको थोड़ा सा कम डर लगेगा। एग्जामिनर तो ऐसा करेगा नहीं, ठीक है ना, वो तो कहेगा आपको डरना है तो डरते रहो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 0.3 log 2 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। 0.6, अब 0.6 क्या हो गया, 0.3 इंटू 2, तो log 2 इंटू 2 यानी log 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे करके दिमाग लगाना होता है एग्जाम में, ठीक है ना। खैर इतना भी नहीं लगाना होता, ये आईआईटी के लिए मैंने बता दिया आपको। तो इसको तो लिखा हमने log 2 की बेस 10, और इधर आ गया log ऑफ R2 by R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब log चले गए अपने घर, तो यहां से स्क्वायर रूट ले लो, तो R2 by R1 हमारे पास आ गया √2। तो मेरे को तो निकालना था R1 by R2, तो R1 by R2 यानी डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास आ गया 1/√2 आ गया ना। तो मजेदार सवाल है, और ये मतलब सवाल अगर मैंने रखे हैं तो वो रखे हैं जिससे आप सीखो, ये नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया और वहां दांत दिखाए और चल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं। दिमाग तो लगाना सिखाना पड़ेगा। तो पार्ट बी है राइट आंसर इसका। चलते हैं आगे। एक और ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन टू कोहेरेंट साउंड सोर्सेज इज 4:1। ये भी अच्छा सवाल है, मिक्स किए मैंने सवाल इसमें, ठीक है ना। तो दो कोहेरेंट साउंड सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशियो हमें दे रखा है 4:1, ठीक। डिफरेंस ऑफ लाउडनेस यानी साउंड लेवल का डिफरेंस निकालना डेल्टा बी इन डेसिबल बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी। तो कहता है कोहेरेंट सोर्सेज जब मैक्सिमा इंटेंसिटी दे रहे थे, बाद में जब वो मिनिमा इंटेंसिटी दे रहे हैं, तो डिफरेंस आप बताओ किसके साथ मिक्स किया, इंटरफेरेंस के साथ इसको मैंने साउंड लेवल को मिक्स किया, है ना, शानदार प्रॉब्लम। तो मैक्सिमा इंटेंसिटी, अब मैं आपको इंटरफेरेंस में ये करवाता कि I1 by I2, बेटा मैंने ये दे दिया, Imax by Imin का रेशियो बताओ, क्या मजा आता, मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कराते हुए। तो इसलिए मैंने इसको मिक्स किया साउंड लेवल के साथ कि आपको अच्छा रिजल्ट सीखने को मिले। तो Imax का वैल्यू हो गया √I1 + I2 का होल स्क्वायर। तो पढ़ाने, अब जैसे लेक्चर्स हैं मेरे, ठीक है ना, या जो सक्षम प्लस बैच के हैं, तो पढ़ाते वक्त खाली ये मेरा एम नहीं होता कि फॉर्मूला दे दिया, इनको सिखा दिया, काम चल गया। एक्चुअली में करना ये होता है कि स्टूडेंट जब प्रॉब्लम्स को देखे तो हर एंगल से वो सोचने समझने लायक हो, तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया है। अगर स्टूडेंट वो सोचने समझने लायक नहीं है तो फिर मतलब बेकार पढ़ाया है। इसलिए मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ, अगर आपने अच्छे से कर लिए, फिर चाहे आप कहीं का भी टेस्ट दो, आप छप्पर फाड़ के नंबर लाओगे, ये गारंटी रहती है, और वो ला भी रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये बस खाली थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना होता है। ये आ गया तो ये कैसे सोचेंगे, मतलब हर पॉसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के दिमाग के हिसाब से रख करके हमें सोचना होता है कि इस सिचुएशन में स्टूडेंट को ये सोचना होगा, या टीचर ऐसा सवाल देगा तो इसको ये करा दो, तो वहां पर जाकर के ये अच्छे से रिजल्ट ले आएगा, खुश हो जाएगा, अपना भी काम बन जाएगा, ठीक है ना, क्या स्टूडेंट को अच्छा सिखाया। तो Imax की वैल्यू ये हो गई। तो Imax का रिजल्ट अगर हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा √I1 + √I2 यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। Imin की अगर मैं वैल्यू निकालूं √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखूं आता है ना आपको, तो √I1 - √I2 का होल स्क्वायर यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी Imin हो गया 1, ठीक है। तो आपने Imax Imin का रेशियो निकाल लिया। अब आपको ये थोड़ा ना निकालना है, आपको तो डिफरेंस इन साउंड लेवल निकालना है। तो β2 - β1 10 log
आई मैक्स बाय आई मिन हो गया, ठीक है, I1 बाय I2 के हिसाब से। अब वैल्यू पुट कर दें आप इधर, तो 10 लॉग आई मैक्स की वैल्यू होगी 9/1। अब log 9 क्या हो गया, log 9 हो गया अपना 3 का स्क्वायर। अब मैं देखूं log के टर्म में ही दे रखा है 3 का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, तो 20 log 3 का बेस 10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन साउंड लेवल 20 log 3 इसका राइट आंसर है। इस हिसाब से आप देखोगे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना। मजेदार था। अब आपको सीख के भी लगा होगा हमने कुछ अच्छा सीखा है। अब हम आई मैक्स आई मिन तो कर ही लेंगे, चेंज इन साउंड लेवल निकालना होगा, इस लेवल तक भी हम पहुंच जाएंगे। चलते हैं आगे। देखो अब आ गया इंटरफेरेंस। क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ईमानदारी से बताऊं मेरी कोई इच्छा नहीं है इंटरफेरेंस में अब दोबारा काम करने की, बट मैंने मेरी इच्छा मारी है, ठीक है ना। आपके लिए फिर से कुछ ज़बरदस्त सवाल रखे हैं ताकि साउंड वेव का इंटरफेरेंस भी आपका हल्का ना हो। तो कंसेप्ट वापस से रिवाइज करो। अब यहाँ पर ये दो साउंड के सोर्सेज होते हैं, मैं बोलता हूँ दो भोंपू दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, और ये इंसान के कान दे रखे हैं। वहाँ हमें देखना होता है, वहाँ का वो लाइट वाला इंटरफेरेंस, ठीक है ना, और यहाँ हमें कान लगा के सुनना होता है। गलत चीज़ सुन गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है ना। अब दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीखते रहना ध्यान से। तो इन दोनों से कुछ आवाज़ निकली, कौन सी मेरे को नहीं पता, ये कुछ बीप 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 करके, अब वो बीप बीप में आपको जो मतलब समझना है आप समझो। तो ये कुछ आवाज़ निकली और ये इनके कानों में पहुँची, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है कब इसका बीपी हाई होगा, मतलब कब इसको मैक्सिमम सुनाई देगा और कब इसको मिनिमम सुनाई देगा। तो कंसेप्ट क्या रहेगा, इसकी पाथ लेंथ इसकी पाथ लेंथ देखी, पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस निकाल करके हमने फेज डिफरेंस निकाला, एज इट इज प्रिंसिपल है। अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना तो वही फेजर से निकालेंगे, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो दो फॉर्मूले देखते हुए कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है या डिफरेंट है। सेम है अलग अलग है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर इंटेंसिटी सेम है, याद है फॉर्मूला, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। आ गया होगा अब तो सारा याद, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकला, डेल्टा फाई से रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ गई। अब या तो वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी, जो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो मैक्सिमम 2n-1 लैम्डा बाई 2 तो मिनिमम। ऐसे करके हमने काम बना लिया। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के और एम्पलीट्यूड के हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो यहाँ पाथ डिफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल रहता है। ऐसे प्रॉब्लम फेज 1 में भी मैंने कराए थे आपको, यहाँ भी करा रहा हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कहीं और करने की, ध्यान से सीखना। तो देखो ये कह रहा है साउंड ऑफ वेवलेंथ दिस मच सेंटीमीटर एंटर द ट्यूब। तो यहां से एक आवाज घुसी जिसकी वेवलेंथ थी 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ी। अब इस आवाज को दो रास्ते मिले तो आवाज डिवाइड हो गई, तो कुछ पोर्शन इधर से चला गया, कुछ इधर से चला गया। अब पता नहीं है ऐसा क्या इसको सुनाई दिया, ठीक है ना, कि हमें बताना है कि मैक्सिमम जो इसको सुनाई दे तो रेडियस की वैल्यू बता दो कितनी होगी इसकी। तो डिटेक्टर का रेडियस निकालना, आप कंसेप्ट क्या लगाएंगे आप, ठीक है ना। देखो यहां से साउंड ने रास्ते बदले, है ना। तो देखो इधर की पाथ लेंथ हो गई πr और इधर की हो गई 2r, ठीक। आपने फट से पहला बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई किया, आपने पाथ डिफरेंस का वैल्यू लिखा विच इज इक्वल्स टू πr - 2r, ठीक है। आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इसको क्या सुनाना है वो देखो, तो मैक्सिमा सुनाना है तो आपने फट से इसे एन लैम्डा के बराबर डाला, ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से आर का वैल्यू लिया एन लैम्डा बाय π-2। अब आपको आर की वैल्यू तो निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आर की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी, जब एन स्मॉलेस्ट होगा यानी 1 होगा। तो आर की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा अपॉन π-2। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, हो गया ना सिंपल। देखने में था कि अजीबोगरीब प्रॉब्लम है पर ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो लैम्डा 32 सेंटीमीटर दे रखा है, π-2 पाई हो गया हमारा 3.142, तो ये आ गया बचा 1.142। तो आंसर जो आएगा आपका 32 से थोड़ा सा कम। अब 32 से थोड़ा सा कम 28 ही चमक रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि आर की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 28 सेंटीमीटर। मतलब राइट आंसर हमारा 4th वाला हो गया। मजे आए ना, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब फिर से देखो यहाँ दो भोपू लगे हुए हैं, ये इंसान यहाँ खड़ा हुआ है बंदर बना, ठीक है ना। अब इसे हमें सुनाना है। पहले पढ़े क्या कह रहा है, 2 स्टीरियो स्पीकर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.4। ये डिस्टेंस 2.4 दे रखा है, ये डिस्टेंस 3.2 दे रखा है और इधर का डिस्टेंस 4 दे रखा है। अब देखो मैं होता तो मैं तो ये तो नहीं देता, यहाँ एग्जामिनर होता तो आपकी इतनी मदद तो नहीं करता, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देता, ये दे देता और ये दे देता,
तो ये आप पाइथागोरस से निकालते हैं, आपकी मजबूरी है ये कैलकुलेट करना क्योंकि पाथ डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जाने वाली साउंड वेव का पाथ लेंथ हो गया 3.2 और इधर से जाने वाली साउंड वेव का पाथ लेंथ हो गया 4 मीटर। अब डिफरेंस की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3.2 यानी 0.8 मीटर। तो फट से मैंने पाथ डिफरेंस निकाला। तो हमेशा ध्यान रखना, साउंड का इंटरफेरेंस कर रहे हो, पहला काम है ढूंढ डांड के पाथ डिफरेंस निकालो। आगे, द फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज फॉर विच लिसनर विल हेयर मिनिमम साउंड इंटेंसिटी आर। ठीक है ना, तो हमें पता करनी है फ्रीक्वेंसी जिससे वो मिनिमा सुने। तो मिनिमा सुनाना है भाई इसको, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डाला। अब जरा एक बार नजरें उठा करके आंसर पर देखो, 2n माइनस 1 कहीं चमक नहीं रहा, 2n प्लस 1 चमक रहा है। तो इसका मैं लॉजिक बताऊं, 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 दोनों ही ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये एग्जामिनर की चॉइस पे होता है कि वो 2n माइनस 1 लगाएं या 2n प्लस 1, थोड़ा सा बुद्धि का काम है। तो आप 2n प्लस 1 में भी चलोगे ना तो भी आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे। n की वैल्यू जैसे 0 डालो 1 मिलेगा, फिर 1 डालो तो 3 मिलेगा एंड अप टू सो ऑन। 2n माइनस 1 में भी आप वैल्यू डालेंगे तो भी यही ऑड नंबर मिलेंगे। तो दोनों ही ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी यूज कर सकता है। तो इसने 2n प्लस 1 किया है तो मेरे को भी मजबूरी में वही लगाना पड़ेगा 2n प्लस 1। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। बट हमें लैम्डा नहीं निकालना, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पुट करते हैं, तो 0.8 मीटर 2n प्लस 1 क्या करेंगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से इसको हमने v बाय एफ पुट कर दिया टाइम्स 2। यहां से f का वैल्यू आ गया, सॉरी 2n प्लस 1 क्योंकि आदत ही पड़ी हुई है ना 2n माइनस 1 लिखने की शुरू से, डिवाइडेड बाय 1.6 इधर मेरे पास आ गया। अब मैं देखूं इसमें v क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखी है 320, पुट कर देते हैं। तो f का वैल्यू आ गया 2n प्लस 1 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 1.6। तो यहां पर मेरे पास आ गया 200। ठीक है, तो f का वैल्यू आ गया 200 टाइम्स 2n प्लस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, पुट कर दो, ऑड नंबर की वैल्यू 1 पुट कर दो, 200 हर्ट्ज आ जाएगी। 2 पुट कर दो, 2 तो नहीं कर सकते, ऑड नंबर है, 3 पुट करो तो हमारे पास आ जाएगी 600 हर्ट्ज एंड अप टू सो ऑन 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर पुट करने हैं। तो फिलहाल आंसर तो हमारे सामने जनरलाइज वे में हमें दे ही रखा है 200 टाइम्स 2n प्लस 1। चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये सवाल, और ये पहले बता दूं फेज 1 का है, मैंने यहां पर उठाकर डायरेक्ट रख लिया क्योंकि ये हर बार सिखाना होता है स्टूडेंट को। सर्कुलर पाथ में इंटरफेरेंस चांसेस कम होते हैं क्योंकि लेवल अच्छा माना जाता है, बट फिर भी आ जाए तो कैसे करना है। तो सुनो, सर्कुलर पाथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें पता करने हैं, मैक्सिमस कितने बनेंगे सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर। तो स्टेप ऑफ वर्किंग ऐसे रहती है भाई, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को नहीं आता, लेक्चर वालों को खूब आता है ये, तो वो एक बार थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर लें। तो देखो, 2 साउंड के सोर्सेस दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 4 लैम्डा दे रखी है। ऐसे सवाल को करने का प्रॉपर तरीका ये है, सिर्फ 2 स्टेप में आप इसको फूंक दोगे। पहली स्टेप, आप यहां पर पहुंचो, दोनों वेव पकड़ो, मिलाओ, क्योंकि पाथ लेंथ बराबर है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, n 0 होगा। जब n 0 होता है तो यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, यानी इन दोनों के बिल्कुल सामने सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब आप यहां पर आ जाओ और यहां पर आकर के फिर से पाथ डिफरेंस निकालो, तो ये माइनस ये करोगे तो ये ही बचेगा, यानी इनके बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग पर, शब्द ध्यान देना, लाइन ज्वाइनिंग पर पाथ डिफरेंस दोनों के बीच के गैप के बराबर होता है। तो कितना आ गया, 4 लैम्डा। तो n की वैल्यू 4 हो गई तो 4th मैक्सिमा बनेगा। लाइकवाइज यहां पर भी वही 4th मैक्सिमा, यहां पर भी वही सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपने स्क्रीन को 4 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। सपोज करो 3 लैम्डा होता तो यहां तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता, यहां थर्ड मैक्सिमा, यहां थर्ड मैक्सिमा, यहां सेंट्रल मैक्सिमा। 2 होता तो सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्स, इनके बाहर तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैंने ये वैल्यू भी बता दी, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपको टोटल मैक्सिमा ढूंढने, तो ढूंढ लेते हैं भाई, ठीक है ना। सेंट्रल और 4th के बीच में 3 मैक्सिमा इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। तो 4 3 जा 12, तो ये हो गए, प्लस 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा 12 प्लस 4 यानी 16 मिले। बात समझ आ गई, जुगाड़ भी बता देता हूं। तो जैसे ये 4 लैम्डा है, सामने 4th मैक्सिमा बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इंटू 4 कर लो, यानी 16 आ जाएगा। सपोज करो ये 3 होता तो इधर थर्ड मैक्सिमा बनता, इंटू 4 कर लो, आंसर 12 आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं, आपने सीधे ये देखा, आंसर सीधे 4 से मल्टीप्लाई करके दे दो, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमा स्क्रीन पे बनेंगे। अब जाके आप मजे करो, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये सर्कुलर वाला सवाल अब आपको नहीं डराएगा, एग्जामिनर को डर लगेगा कहीं यार ये तो 1 सेकंड में करके निकल लेंगे। चलते हैं आगे, समझ आ जाना चाहिए। अब हम आते हैं बीट्स। बीट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट समझेंगे बीट्स का।
प्रॉब्लम लगाएंगे बीट्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बीट्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है ना। बीट्स के अंदर हम लोग किसी भी हाल में इस साल रिस्क नहीं लेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। टेस्ट में मैंने जितने बीट्स के प्रॉब्लम थे और तो मैंने चुन चुन के रखे हैं टेस्ट के अंदर, तो वो मैंने टिक कर दिए हैं, ठीक है ना। इवन मैच द कॉलम भी मैंने एक बीट्स के ऊपर रखा है, वो भी मैंने टिक कर दिया। तो भाई साहब गलती मत कर देना, छोड़ के मत चले जाना, ठीक है ना। चलो देखो बीट्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, जगह बदलने के साथ, पोजीशन के साथ आवाज कम ज्यादा होती है, ठीक है ना। बीट्स में क्या होता है, बीट्स में आवाज टाइम के साथ कम ज्यादा होती है। तो इंटरफेरेंस और बीट में पोजीशन और समय का अंतर है। तो एक में टाइम के साथ मैक्सिमम मिनिमम सुनाई देता है, एक में पोजीशन के साथ। अब सुनो, तो बीट्स कब अकर करता है, तो बीट्स तब अकर करता है जब दो साउंड वेव के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस थोड़ा सा हो। कितना थोड़ा, तो ज्यादा से ज्यादा 10 हर्ट्ज, ठीक है ना। क्यों 10 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज होगा तो टाइम गैप 0.1 सेकंड मिलेगा। यह हमारे कानों का परसेप्शन है, ठीक है ना। यानी इससे अगर कम टाइम गैप मिला तो आवाज को घटता बढ़ता हुआ हम फील नहीं कर पाएंगे, एक कांस्टेंट आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब लाइट है, ट्यूबलाइट की तरफ देखो, अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हो, ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक सेकंड में 100 बार जल रही है, बुझ रही है, आपको तो नहीं दिखाई दे रही, ना मेरे को दिखाई दे रही। क्यों, क्योंकि हमारी आईज उतनी तेज चेंज के लिए बनी नहीं है कि उसको कैच कर पाए, ठीक है ना। अब यही आप स्लो मोशन कैमरा से देख लो, ठीक है ना। तो कैमरा के अंदर आप क्या करना, थोड़ा सा वो अपना स्लो मोशन वाला लगा लेना, या उसका अगर आपके पास DSLR हो तो थोड़ा सा फोकल वैल्यू चेंज करके देख लेना। तो आपको ये क्या होगा, फ्लिकर करती हुई लाइट दिखाई देगी, ठीक है ना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी वो कैच कर लेगा। तो सेम चीज़ है, अब तो समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे कानों की क्षमता 0.1 सेकंड की है। तो अगर हमें कोई चीज़ 0.1 सेकंड से, मतलब हमारे कानों को 0.1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम गैप मिलता है, तो हम चेंजेस को आराम से सुन लेंगे, मतलब पहचान लेंगे, सुन तो लेंगे ही, पहचान लेंगे। बट अगर 0.1 सेकंड से कम का टाइम गैप मिला तो अपने कान बच जाएंगे, ठीक है ना। फिर उस सिचुएशन में आवाज़ हमें कम ज़्यादा होती हुई नहीं सुनाई देगी, कांस्टेंट सुनाई देगी, जैसे लाइट कांस्टेंट जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ज्ञान की बात थी, समझ आ गई होगी। तो बीट्स के अंदर क्या होता है, दो साउंड वेव हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सुपरपोज ओवर ईच अदर, देन एट दैट पॉइंट टाइम के साथ आवाज की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है। ये होता है बीट्स का कंसेप्ट, ठीक है ना, डेफिनेशन बीट्स की सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, अब ये मैंने पूरा सुपरपोजिशन दिखाया है, देखो, ठीक है ना। तो ये पूरे लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हम लोग चलते हैं। तो पहली वेव की इक्वेशन ω1t, ठीक है ना, दूसरे में ω2t, एक की फ्रीक्वेंसी ω1, एक की फ्रीक्वेंसी ω2, इनके फेज एंगल को दिखाया, एक को ω1, एक को ω2, नेट एम्पलीट्यूड निकाला, नेट इंटेंसिटी निकाली। अब देखो जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो समय के साथ साथ, ठीक है ना, आवाज़ जो होगी घटती बढ़ती हुई सुनाई देगी। अब बहुत ध्यान देना, तो अगर हमें आवाज़ को मैक्सिमम सुनना है तो cos डेल्टा फाई 1 होना चाहिए। डेल्टा फाई की डिफरेंट वैल्यूज हो गई, करते कराते यहाँ से मैंने टाइम निकाला, तो वो समय जितनी देर बाद आवाज़ मैक्सिमम मिनिमम सुनाई दे रही है उसकी वैल्यू आ रही है 1/f2 - f1। मॉड लगा देता हूँ, क्यों पता नहीं ना f2 बढ़ाए या f1 बढ़ाए, 2/f2 - m1, 3/f2 - m1। तो ये वो टाइम है जिन पे हमें मैक्सिमम आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इन्हीं टाइम के टाइम गैप को हम बोलते हैं बीट टाइम। तो इस बीट टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1/f2 - f1, और मॉड लगा दो। और इसी के इनवर्स को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो कभी बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है ना, जिसका इनवर्स लेने पर हमें वो टाइम गैप मिलेगा जितने समय के अंतराल पर हमें आवाज़ बार बार मैक्सिमम मिनिमम होती हुई सुनाई देगी, ठीक है ना। अब बीट के अंदर लोडिंग विद वैक्स और फाइलिंग के सवाल बनते हैं, वो थोड़ा रुकूंगा। पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी में थोड़े मजे दिलाऊंगा, इसमें एक खास सवाल कराऊंगा कि 3 वेव का सुपरपोजिशन और कितने बीट सुनाई देते हैं, ये कैसे पता करते हैं। तो देखो, ये कह रहे हैं 3 ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 200, 201 एंड 204 हर्ट्ज, ठीक है ना, आर सुपरपोज्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ बीट्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। वैसे तो 3 में एक ही सवाल आना है, आपने देखा होगा अगर आपने टेस्ट दिया होगा, n-1 n और n+1। तो कई बच्चा हाँ सर देखा हुआ है। तो n-1 n और n+1, क्यों, वो IEEE का सवाल है, ठीक है ना। वही मतलब चली आ रही है रीति बरसों से कि वह आया हुआ है तो वही देते जाओ, उसमें कितने बीट सुनाई देंगे। तो मैंने थोड़ा चेंज करके रख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर बनाते जाएंगे।
तो एक ये पेयर, पहले इनको साउंड करते हैं। तो 1 और 2, तो अगर 1 और 2 को साउंड करें तो पहले आप एफ बीट निकालोगे, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस वो हो गया 201 माइनस 200 यानी 1 बीट पर सेकेंड। अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे तो डेल्टा टी बीट आएगा, वो आ गया 1, ठीक है ना। अब आप वो समय लिखेंगे, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार आवाज़ मैक्सिमम सुनाई दे रही है वो देखेंगे। तो डेल्टा टी बी टी 1 है, इसका मतलब एक सेकंड के आवाज़, एक सेकंड के टाइम गैप पर ही इसमें आवाज़ मैक्सिमम सुनाई देगी। यानी अगर ये सुपरपोज करेंगे तो 1 सेकंड में एक बार आवाज़ मैक्सिमम सुनाई देगी। मतलब समझ आ गया। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 सेकंड। तो इन 1 सेकंड ऑफ टाइम इंटरवल हमें आवाज़ एक ही बार मैक्सिमम सुनाई दे रही। मजा ही नहीं आया। 2 और 3 को सुपरपोज कराते हैं तो इनकी बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 204, ठीक है, ध्यान देना अब इंटरेस्टिंग आएगा। 204 माइनस 201 यानी 3 बीट पर सेकेंड। तुरंत टाइम निकालो तो डेल्टा टी बीट हो गया 1/3, यानी 1/3 के टाइम के अंतराल पर हमें आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी। तो वो समय जितनी देर जिस टाइम पर आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी वो होगा 1/3, 2/3, ठीक है ना, 3/3। बस ब्रेक मारो। क्यों ब्रेक मारो? 1 सेकंड हो गया पूरा। तो 1 सेकंड में 1/3 पर, 2/3 पर और फिर 1 सेकंड पर आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी, यानी 3 बार इसमें मैक्सिमम सुनाई देगी। अब समझ आ रहा होगा। अब इसी तरह 3 और 1 को सुपरपोज कराते हैं तो डिफरेंस आ गया 4 बीट पर सेकंड। तो एफ बीट की वैल्यू आ गई 4 बीट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 बार आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी, ठीक है ना। कब कब? 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। बस ब्रेक मारो। ये हो गया नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। 1 सेकंड में 4 बार आवाज मैक्सिमम सुनाई दी। किस किस समय पर सुनाई दी हमने बता दिया। अब सबको एक साथ साउंड करेंगे तो कितनी बार आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी? तो देखो, जब एक बार आवाज मैक्सिमम हो गई तो उस वक्त हमें मैक्सिमम ही सुनाई देगा। अब मतलब ये देखो, यहां 1 सेकंड पर मैक्सिमम है, यहां भी 1 सेकंड पर मैक्सिमम है, यहां भी इनको सुपरपोज कराने पर 1 सेकंड पर मैक्सिमम है। तो तीनों को सुपरपोज कराओगे तो एक ही बार तो आवाज मैक्सिमम। ये थोड़ा ना 1 सेकंड पर 3 बार कान बजेंगे आपके, नहीं अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, अब और नहीं, ऐसा नहीं। तो एक बार जो चीज आ गई उसको बार बार रिपीटेशन में काउंट नहीं करना, ठीक है ना। तो 1 सेकंड पहले काउंटेड है, ये हटा देते हैं, क्योंकि आवाज एक बार मैक्सिमम सुनाई दे चुकी है। तो अब इनमें हम वो पेयर देखते हैं जो रिपीटेड है उनको काट देंगे, सिंगल टाइम्स रखेंगे। तो 1, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4। अब ये सिंगल वैल्यूड है तो इसका मतलब आवाज कितनी बार मैक्सिमम सुनाई दी? 1/3 पर, 2/3 पर, 1/4 पर, 2/4 पर, 3/4 पर और 1 सेकंड पर। तो इनको एक बार अरेंज कर देता हूं। तो 1/4, फिर 1/3, ठीक है ना, फिर आ गया हमारा 2/4, फिर आ गया हमारा 3, फिर आ गया 3/4 और फिर आ गया 1 सेकंड। तो इन टाइम पर हमें आवाज मैक्सिमम सुनाई दे रही है। तो टोटल कितनी बार मैक्सिमम सुनाई दी? 3 और 3 6 बार, यानी बीट फ्रीक्वेंसी इन तीनों को सुपरपोज कराने पर हो गई 6 बीट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 बार आवाज मैक्सिमम सुनाई दी। ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। एक एग्जांपल की और ज़रूरत है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ 300, 302, ठीक है ना, 306। अब इन तीनों का सुपरपोजिशन कराना है। अब बताओ, तो पहले 1 और 2 करेंगे तो एफ बीट आ जाएगा 2 बीट पर सेकंड। अब तुरंत आप टाइम की वैल्यू लिखें तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी ½ सेकंड एंड 1 सेकंड। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फिर इसी तरीके से 2 और 3 को सुपरपोज कराओ। 2 और 3 को सुपरपोज कराओगे तो एफ बीट का वैल्यू आ जाएगा 4 बीट पर सेकंड, यानी आवाज़ सुनाई देगी 1/4 पर, 2/4 पर, 2/4 कितना हो गया? बेसिकली 1/2 ही हो गया, ठीक है ना, 3/4 पर एंड फिर 1 सेकंड पर। अब सोचो कौन कौन रिपीटेड है। ½ सेकंड पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है, काट दो। 1 सेकंड पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है, काट दो। अब इसी तरीके से लास्ट 3 और 1 को सुपरपोज कराएंगे तो 6 बीट पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम की जो वैल्यूज आ जाएंगी 1/6, ध्यान देना, 2/6 विच इज़ 1/3। आया तो नहीं है, पहले चेक कर लो, नहीं आया। फिर आ रहा है हमारे पास 2/6 के बाद 3/6 विच इज़ ½ आ चुका, काट दो। फिर आ गया हमारा 4/6, 4/6 इज 2/3, 2/3 आया है क्या? नहीं आया, ठीक है, रखा रहने दो। फिर आ गया हमारा 5/6, ये भी नहीं आया। फिर आया 1, इसको काट दो। अब आप गिन लो कितने वैल्यूज हमारे पास बचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और 8, यानी 8 बार आवाज 1 सेकंड में मैक्सिमम सुनाई देगी। आंसर हो गया 8 बीट पर सेकंड। अब तो गड़बड़ाओगे नहीं, तो अब आप n-1 n और n+1 का रिजल्ट जरूर ढूंढ लेना, उसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ, आएगा तो वही आएगा, टिक करके चले आना। और क्या, चलते हैं आगे। अब आ जाता है लोडिंग ऑफ वैक्स और फाइलिंग का कंसेप्ट। देखो, जब हम ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्स लोड करते हैं तो वैक्स लोड करने से मास बढ़ता है, टाइम बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और फाइलिंग करने से, घिसने से मास कम होता है, टाइम कम होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें वैक्स लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसमें फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालना। कैसे? तो सुनो, हम क्या करते हैं, दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक है नोन, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, और एक है अननोन, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। दोनों को एक साथ साउंड किया, स्टेप ऑफ वर्किंग सुनना। तो हमने नोन और अननोन को एक साथ साउंड किया। कहता है इनको साउंड करने पर हमें सुनाई दिए 4 बीट पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 4 बार आवाज मैक्सिमम सुनाई दी। फट से आप एफ बीट की इक्वेशन लिखोगे, एफ नोन माइनस एफ अननोन। अब ये तो आपने ये मानते हुए लिखा कि ये ज्यादा होगा, अब ये कोई गारंटी तो नहीं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं। तो एफ बीट का ये भी तो रिजल्ट हो सकता है, एफ अननोन माइनस एफ नोन, ठीक है ना। तो हमने तुरंत दोनों रिजल्ट लिख लेने हैं। तो जैसे उसने बोला 4 बीट पर सेकंड, तो फटाफट से 4 इक्वल्स टू एफ नोन माइनस अननोन, या 4 इक्वल्स टू एफ अननोन माइनस नोन। इस पे मैंने स्टार बना दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ, ये जरूर पता था। अब सेकंड स्टेज आएगी। अब वो क्या करेगा? वैक्स लोड करेगा या फाइल करेगा। तो अब मान लो मैंने इसके ऊपर वैक्स लोड किया, तो वैक्स लोड करते ही, अभी आगे मत पढ़ना, तो पहले देखना है वैक्स लोड किया या फाइल किया। तो वैक्स लोड किया, वैक्स लोड करते ही आप अपने रिजल्ट्स लिखो। वैक्स लोड करते ही मास बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब ये कम होगी तो डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो अब आपको ये देखना है कि अब फाइनली वैक्स लोड करने के बाद डिफरेंस बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करो अगर ये फॉर्मूला होता, वैक्स लोड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो यहां पर भी कम होगी, तो यहां पर भी कम होगी, यानी पहले 4 थी, 4 के बाद 3 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर और लोड करोगे 0 आ जाएगी। अब और लोड करोगे तो फॉर्मूला एक्सचेंज हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी 1 2 3, और दोबारा से 4 भी हो सकती है। यानी जहां फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वहां पहले तो कम होगी, ठीक है ना, फिर दोबारा से बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद वापस से उतनी की उतनी हो सकती है। तो जहां फ्रीक्वेंसी कम होती है वहां खतरा होता है। खतरा ये होता है कि दोबारा से उतनी की उतनी भी रह सकती है जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जहां कम होगी वहां खतरा होगा और वहीं खतरनाक सवाल बनेगा। तो अब हमें चेक करना है क्वेश्चन में कि किस तरीके का डेटा उसने दे रखा है। जैसे मान लो वो बोलता है वैक्स लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 5 बीट पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब बढ़ना इस फॉर्मूले में हो रहा है, तुरंत ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया और यहां से अननोन की फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दी। या मान लो वो बोलता है वैक्स लोड करने के बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है और 1 बीट पर सेकंड रह जाती है। तो कम होने वाला ये रहा रिजल्ट, तुरंत हमने ये रिजल्ट यूज किया, यहां से अननोन की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। या मान लो वो कहता है वैक्स लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी पहले कम होती है और दोबारा उतनी हो जाती है जितनी पहले थी। तो दोबारा उतनी हो जाती है, वो कम वाले में ही है, कम में खतरा है, खतरा यही है, दोबारा उतनी हो जाएगी। यही फॉर्मूला रखा, अननोन की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो ये प्रोसीजर यूज करते हुए हम लोग अननोन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्रिस्टल क्लियर प्रोसीजर है। अब इस पे मैं एग्जांपल कराता हूं आपको। जैसे ये देखो, पहला एग्जांपल पढ़ो, और बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। पढ़ो, ये कह रहे हैं अननोन ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकंड विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 288। तो आपको बीट दे दिया, नोन दे दिया और एक अननोन दे दिया। फट से इक्वेशन लिखो, 4 बराबर एफ माइनस 288, एफ इज अननोन का फ्रीक्वेंसी, या फिर 4 बराबर 288 माइनस एफ, ठीक है। फटाफट से आपने ये क्वेश्चन लिख ली। अब व्हेन अननोन इज लोडेड विद वैक्स, बस रुक जाओ, तो अननोन के ऊपर वैक्स लोड किया, वैक्स लोड करते ही मास बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, ये घटेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस भी कम होगा, 0 हो सकता है, बढ़ेगा और सेम रह सकता है, सही है। यहां पर भी लिखो, कम होगा तो यहां डिफरेंस बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है ना, कम होने का कोई चांस नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। तो लोडेड विद वैक्स इट अगेन प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकंड, यानी दोबारा से सेम हो गया, मतलब फॉर्मूला यही था, मतलब अननोन की फ्रीक्वेंसी हो गई ये प्लस ये, यानी 292 हर्ट्ज। आप देख रहे हो, सिर्फ एक स्टेप में आंसर खत्म।
ऐसे एनालिसिस करनी होती है, इसमें बुद्धि लगानी होती है। बहुत बच्चे इसमें रट के बैठते हैं, कुछ नहीं आता उनको, वो फिर गलत करके आ जाते हैं सवाल। रटने से काम नहीं चलता, ऐसे बुद्धि इस्तेमाल करो, आपका 100% सही होगा। चलते हैं आगे, तो राइट आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज वाइब्रेटेड विद सोनोमीटर। अब सोनोमीटर वायर में क्या वायर होती है और वेट लगा देते हैं, ठीक है ना, वो वेट उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस करता है, फिर उसको जब हम ऑसिलेट कराते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डेवलप करती है। तो ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज वाइब्रेटेड विद सोनोमीटर वायर एंड 6 बीट पर सेकेंड आर हर्ड। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिसको हमने सोनोमीटर वायर के साथ किया ट्यून अप, जिसको हमने सोनोमीटर वायर के साथ साउंड किया, हमें 6 बीट पर सेकंड सुनाई दिया। फट से इक्वेशन लिखी, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर माइनस 512 और 6 बराबर 512 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। ठीक है, अब वायर की फ्रीक्वेंसी अननोन है। अच्छा आगे, अब वायर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वायर की टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के इनवर्सली। आगे चल के आप देख लोगे थोड़ा सा, ठीक है ना। द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड। तो हम टेंशन बढ़ा रहे हैं, टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो ये बढ़ेगा, ये फॉर्मूला रहेगा तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी बट ये कम होगा। अब देखें ये क्या कह रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, यानी फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना। तो 1 सेकंड के अंदर हमें पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला है। यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर फटाफट से मेरे पास आई, आंसर हो गया 506 हर्ट्ज। राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। कितना सिंपल था, ठीक है ना। तो ऐसे करके दिमाग लगाओ तो लड़ाई जीतोगे। चलते हैं आगे, पढ़ो। ये तो मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 56 101 भयानक लेक्चर में करा रखे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखो आप लोग भी। तो ये कह रहा है 56 ट्यूनिंग फोर्क। तो 56 नहीं, एटलीस्ट 2-3 रखो ताकि एक सीरीज बनाने का आपको ऑप्शन समझ आए। तो हमने लाइन से लगाई, सच दैट ईच फोर्क गिव 4 बीट पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका डिफरेंस 4 होगा, ठीक है ना। ये ज्यादा होगी ये कम होगा, तभी ये माइनस ये करने पर 4 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया f+4। अगले का f+2 × 4। अब जरा यहां पर सीक्वेंस देखो, तो फर्स्ट की f है, सेकंड वाले की कितनी है f+4, थर्ड वाले की है 2 × 4, फोर्थ वाले की होगी f+3 × 4। मेरे ख्याल से पैटर्न समझ गए होगे, ये होगी फोर्थ वाले की। तो 56th वाले की होगी f+56 - 1 यानी 55 × 4। ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ये लिखना आ गया। अब आगे सवाल पढ़ो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। तो 3 टाइम्स दे देता है, कई बार बोल देता ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। ऑक्टेव का मतलब में कंफ्यूज मत हो ना, डबल होता है, ठीक है ना। तो जहां वर्ड ऑक्टेव मिले मतलब डबल है फ्रीक्वेंसी। ये मैंने थोड़ा सा ज्ञान की बात थी आपको बता दी। तो वो उसका 3 टाइम्स है। तो f+55 × 4 = 3f। तो 2f की वैल्यू आ गई 55 × 4 और f की वैल्यू आ गई 55 × 2 और ये आंसर बन गया 110 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब आपको क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। तो वो तो हमारे पास हमें पता ही है कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 110 हर्ट्ज। राइट आंसर ए वाला हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बीट्स का सेक्शन, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉपलर इफेक्ट। तो देखो, डॉपलर इफेक्ट में मेरा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। ये ब्रह्मास्त्र कई बार मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से बता रहा हूँ और फिर इस पर सवाल कराऊंगा। डॉपलर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हाल में नहीं छोड़ करके जाना, तो प्रैक्टिस तो हम जबरदस्त करेंगे। चलो सीखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखो, सबसे पहले सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करती हुई एसओ लाइन बना लो, ये पहली स्टेप हो गई। अब इनकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो मस्ट बी अलोंग एसओ लाइन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कंपोनेंट कर लो। अब मेरा आता है थर्ड स्टेप, जिसको मैं बोलता हूँ साइन कन्वेंशन। वो ऐसे चलते हैं, सोर्स से ऑब्जर्वर वाली लाइन पर जो भी वेलोसिटी है उसका साइन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो साइन नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये कहाँ पुट करने हैं, तो ये वीएस और वीओ के साइन पुट करने इस रिजल्ट में। ये है इसका ब्रह्मास्त्र। तो ये सिंगल फॉर्मूला है जिसमें वीओ वीएस के साइन कंडीशन के हिसाब से डाल दोगे तो कैसी भी सिचुएशन मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। वी स्पीड ऑफ साउंड हो गया, एफ जो हो गया हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ डैश हो गया या एफ अपरेंट हो गया वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को रिलेटिव मोशन की वजह से सुनाई दे रही है। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा होगी तो ऐसे सिचुएशन में आवाज़ तेज फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी और सेपरेशन ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये सिंपल फंडा होता है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको। अब
अब आप इस पे बेस्ड पहले बेसिक जिसमें साइन कन्वेंशन और अगर आप परफेक्ट हो उसके अंदर आपको डायरेक्ट आता है लगाना, आप वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे चाहिए वैसे चल लो और थोड़ी देर में परफेक्शन आ ही जाएगा। सबसे पहले ये बोल रहा है इफ अ सोर्स एमेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, तो सोर्स और ऑब्जर्वर डायग्राम बना लो। तो सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ विद स्पीड v/3 एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स विद v/4, ठीक है ना। तो हमें इनकी वेलोसिटी दे रखी है, ये vo हो गया, ये vs हो गया। फटाफट से हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन बनाई, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जो भी चीज वो पॉजिटिव, इधर जो भी चीज वो नेगेटिव, तो दोनों के साइन हमारे पॉजिटिव आ गए। तुरंत हमने एफ डैश का फॉर्मूला लिखा, एफ v माइनस v माइनस, इतना तो एज इट इज लिख लो। अब ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद प्रॉपर साइन, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस साइन के साथ v/4 आ गई। नीचे सोर्स की वेलोसिटी आ गई प्लस साइन के साथ v/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 3/4 और नीचे बनेगा हमारे पास 2/3 टाइम्स f और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 9/8 ऑफ f। तो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको रिलेटिव मोशन की वजह से सुनाई देगी। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं। जैसे मान लो सोर्स इधर चल रहा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 100/3, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमें दे रखी है 100/3 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है ना, और ये रेस्ट पर है, vo हमें 0 दे रखा है। तो आप देख रहे हो सोर्स यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज SO लाइन, सोर्स ऑब्जर्वर लाइन। साइन चिपका लो, इधर साइड जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव, इधर साइड जो भी चीज होगी वो नेगेटिव। अब आपको यहां पर डिस्टेंसेस गिवन होते हैं, जैसे ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, क्यों गिवन है, ताकि आप यहां पर ये कैलकुलेट कर लो पाइथागोरस से, विच इज 5 मीटर। इसे कैलकुलेट करके क्या होगा कि हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। समझ गए। आप क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा सोर्स इज ट्रैवलिंग विद दिस वेलोसिटी ऑन अ रोड टुवर्ड्स पॉइंट ए व्हेन द सोर्स इज 3 मीटर अवे फ्रॉम ए, a person is standing at point O on the road perpendicular to the track, here a sound of frequency new। तो इसको न्यू फ्रीक्वेंसी का, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द A इस पूरी कहानी सुना रखी है, डायग्राम से ही हमारा काम चल गया। अब करना क्या है, हमें पता करना है अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 640 है तो न्यू का वैल्यू कितना होगा। पहला काम, इसका इधर कंपोनेंट चाहिए, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा VS cos थीटा, तो 100/3 cos थीटा। अब देखो जरूरत पड़ी cos थीटा की, तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड, ये vo का वैल्यू हो गया, क्योंकि ये सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है तो इसलिए vo का साइन आप पॉजिटिव लोगे और ऑब्जर्वर अपना रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो f डैश बराबर f v माइनस और इधर v माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, नीचे सोर्स प्लस 20 से चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा सेट हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर सोर्स पास आएगा ऑब्जर्वर के तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो सोर्स पास आएगा तो डिनोमिनेटर कम होगा तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस तरीके से भी चल सकते हो आप, ठीक है ना, चॉइस आपकी है। एफ डैश हमें न्यू दे रखा था, ये हमें दे रखा था 640, स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखा है 340, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नीचे बचा 320, तो ये कैंसिल हुआ, 32 2 जा 64, इधर 20 आ गया और 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 680 हर्ट्ज एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू का वैल्यू है। राइट आंसर आपका इसमें हो गया सेकंड वाला। सिंपल और बेस्ट प्रॉब्लम था, एंगल को कैसे रिलेट करना होता है वो सिखाया। नेक्स्ट दिखाता हूं, पढ़ो। ये कह रहा है विसल, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम मैंने सिलेक्टिव रखे हैं, पर ऐसे रखे हैं जो एक एक वैरायटी को क्लियर करें। सर्कुलर मोशन की वैरायटी क्लियर कर रहा है। कह रहा है विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल सर्कल r रेडियस का, इसमें ये विसल यूं करके रोटेट कर रही है, ठीक है ना, सर्कल में। बस बहुत है, इससे ज्यादा पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के नंबर नहीं दे रहा, ठीक है ना, छोड़ दो इतने पे। अब ये कह रहा है विद अ स्पीड 15 रेडियन पर सेकंड और हमें रेडियस दे रखा है 2 मीटर। तुरंत आप इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख लो, दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी इज r ओमेगा की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड। हमारा काम बन गया। तो ये r ओमेगा और कुछ नहीं, ये सोर्स की वेलोसिटी हो गई। आगे, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहां कोई होगा ऑब्जर्वर अपने कान लगा के खड़ा होगा, ठीक है ना। तो बताओ इसको मैक्सिमम कब सुनाई देगी, तो मैक्सिमम तब सुनाई देगी जब सोर्स अप्रोच करेगा और लाइन ज्वाइनिंग
ठीक है ना, मतलब टेंजेंट की तरफ होगा। तो जब सोर्स इस सर्किल के टेंजेंट की तरफ आएगा, टेंजेंट इसके कान पकड़ के बना सकते हो, ठीक है ना, तो इस जगह पर इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सुनाई देगी। कितनी, तो फट से लिखते हैं। तो एफ मैक्स का फॉर्मूला हो गया एफ, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है ये 0, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वी माइनस वी हो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये आप साइन लगा के लिख लो, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर डेटा पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देगी वो हो जाएगी एफ, एफ का वैल्यू हो गया 540, ठीक है। v का वैल्यू हमें दे रखा है 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 30, तो ये बना 300। तो अब मैं देख लेता हूं कि रिजल्ट कितना आता है। तो ये रिजल्ट, ये 0 इधर से भी चला गया, इधर 11 आ गया। तो फाइनली आंसर 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 4 हो गया 59। तो 594 हर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया सेकंड वाला। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आ गया होगा। मैं इसमें एक कंसेप्चुअल और बताना चाह रहा हूँ, वो भी बता देता हूँ। ये इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा होता है, ठीक है, और यही जो विसल है इस तरीके से सर्कल में घूम रही होती है, ठीक है। अब यहां कान लगे हुए होते हैं, कहता बताओ कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। तो ध्यान रखना, ना यहां मैक्सिमम ना यहां। अगर ये लार्ज डिस्टेंस पर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो मैक्सिमम तब सुनाई देगा जब विसल इस टेंजेंट पर आएगी, ठीक है ना, तब ये वेलोसिटी इसको अप्रोच करेगी। ये ध्यान रखना है, जब विसल इस टेंजेंट पर रिसीड करने वाली होगी तब इसको मिनिमम सुनाई देगी। तो यहां मैक्सिमम, यहां मिनिमम। अब कई लोग ये सोचते हैं यहां पास आ गया तो मैक्सिमम, दूर चल गया तो मिनिमम। तो भाई पास और दूर से मतलब नहीं है। यहां पर जानते हो क्या होगा, यहां पर स्पीड लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। अब कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं सुनाई नहीं देगा, कंपोनेंट ही नहीं आएगा। तो सोचो, ऑब्जर्वर तो पहले ही रेस्ट पर था। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा VS लिखना चाहिए था, अच्छा हुआ अभी दिख गया मेरे को। हाँ, तो सोर्स भी रेस्ट पर ही हो गया अपना, ठीक है ना। तो V/V कट पेट करके 1 हो गया, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं सुनाई देगी, एक्चुअली सुनाई देगी। तो जब सोर्स की वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हो जाती है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर होता है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहां पर भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मेरे ख्याल से अब मेरा कंसेप्चुअल वर्जन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, पढ़ो। यह है क्लिफ वाले प्रॉब्लम, जिनमें हम लोग अपना रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब अगर आने का चांस हुआ तो या तो सर्कल वाला या ये क्लिफ वाला ज्यादा चांसेस वाला होता है प्रॉब्लम। पढ़ो, व्हीकल मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, ठीक है ना। तो ये कोई व्हीकल था जो स्ट्रेट रोड पर जा रहा था, जिसके साउंड की फ्रीक्वेंसी थी हमें दे रखी 256 हर्ट्ज। आगे, वाइल नियरिंग हिल विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और किसी हिल की तरफ, ये क्लिफ बना दो, इसकी तरफ ये जा रहा था। द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड ऑब्जर्व बाय द पर्सन ट्रैवलिंग इन द व्हीकल। तो एक पर्सन है जो इसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है, बताओ इसको कितने बीट पर सेकेंड सुनाई देंगे। अब बीट पर सेकेंड के लिए तो 2 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो एक तो हो गई जो गाड़ी से डायरेक्ट इसको सुनाई दे रही है एक्चुअल, और दूसरी हो गई यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली। तो ये दोनों जब इसके कान में जाएंगी तो समय के साथ आवाज घटेगी बढ़ेगी। अब देखो, डायरेक्ट तो आपको पता ही है, रिफ्लेक्टेड कैसे निकालें, प्लेन मिरर का कंसेप्ट यूज करो। ये तो हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो मैं इधर कंसेप्ट दे रहा हूं। तो क्लिफ को एज अ प्लेन मिरर लेते हुए चलो, ये कार सोर्स हो गई, फट से इसकी इमेज बना दो। तो ये रहा सोर्स इधर, ये रहा ऑब्जर्वर जिसने इसे सुनना है, बट ये भी कार के साथ चल रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के पास भी इधर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। और सोर्स को रिफ्लेक्ट मार के इधर भेज दिया, और सोर्स की वेलोसिटी जो होगी वो भी एज इट इज 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इधर की तरफ हो जाएगी। अब ये जो इसको आवाज सुनाई देगी ये वही रिफ्लेक्टेड, क्योंकि इमेज की चीज हो गई है, ठीक है ना। इमेज जो भी रेज भेजता है वो रिफ्लेक्टेड ही होती है। तो अब आप फटाफट से इसकी स्पीड लिख सकते हो। देखो, ये हो गई सोर्स से ऑब्जर्वर वाली लाइन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसका साइन तो पॉजिटिव हो गया, इसका साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रिफ्लेक्टेड वाली का अरेंज कर लेते हैं, एफ V माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी माइनस 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 प्लस हो गया, नीचे ऐसा ही रहा, ठीक है ना। अब डेटा पुट करो, F है हमारे पास 256, पढ़ा रहने दो। V प्लस 10, V कितना है 330, तो ये हो गया 340 बाय 320, ठीक है। 2 से चाहिए तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 16 और 17। अभी कुछ मत करो, तो FR का वैल्यू हो गया 256
इंटू 17/16, क्योंकि हमें ये निकालना ही नहीं है ना एफ आर, ये पूछा होता तब तो हम डिवाइड भी करते। हमसे क्या पूछ रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी, तो एफ बीट हो गया रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी माइनस डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्टेड हो गई 256 इंटू 17/16 और डायरेक्ट हो गई 256। 256 दोनों में कॉमन आया और इधर बचा 1/16, ठीक है ना। आंसर आया 16 हर्ट्ज, ठीक है ना। यानी उसको 16 हर्ट्ज आने का मतलब ये हुआ कि उसको 16 बीट पर सेकंड सुनाई देंगे, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम पे मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। आपको लगा होगा आपका आंसर आ गया है ना, आपको लगा होगा कि आंसर आ गया है, सामने तो देख रहा है, टिक कर दो, क्या इंपॉर्टेंट बता रहे हो उसमें। इसका आंसर है, अब सबके कान फ्यूज हो गए, ठीक है ना, कि जीरो कैसे लिख दिया, कहीं पागल तो नहीं हो गए सर, 16 आंसर ला रहे हैं, लिख रहे हैं जीरो। कंसेप्ट खेलो। क्या बताया था मैंने, बीट तब सुनाई देगा जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हो, 10 से ज्यादा हुआ तो बीट ही नहीं सुनाई देगा। आवाज तो सुनाई देगी पर घटती बढ़ती नहीं सुनाई देगी, सही है। ये डिफरेंस कितना है, 16 है, ठीक है ना। तो 10 से ज्यादा होते ही कोई बीट किसी पर्सन को रोबोट को तो सुनाई देगा, ठीक है ना, कैमरे को तो दिखाई देगा, पर इंसानों को, बात इंसानों की चल रही है, तो पर्सन को सुनाई नहीं देगा। तो सिंस दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन, ये था ना धोखेबाजी वाला सवाल, आंसर भी आ गया, दिख भी गया, पर वो है नहीं जो दिखा, ठीक है ना। तो सिंस दिस फ्रीक्वेंसी, में कहा था ना मैंने अच्छे प्रॉब्लम रखे हैं, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन 10 बीट पर सेकेंड, सो नो बीट विल बी हर्ड, नो बीट विल बी हर्ड, ठीक है। देयरफॉर एफ बीट का आंसर आ जाएगा 0। अगर यही आया होता आपने पास 7, 8, 9, 10 के अंदर अंदर आया होता जरूर टिक कर देते, ठीक है ना। 10 के बाहर जाते ही इंसानों को नहीं सुनाई देना नहीं बंद हो जाता, घटता बढ़ता आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है, कांस्टेंट पिच पर सुनाई देता है, क्योंकि घटता बढ़ता नहीं यानी बीट नहीं होता, यानी बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है ना। मजेदार, चलते हैं आगे। अब देखो, तो डॉपलर इफेक्ट में हो गया परफेक्शन, आपका एंगल वाला सीख गए, सर्कल वाला सीख गए, और एक जबरदस्त रिफ्लेक्शन वाला सवाल सीख गए, धोखेबाजी भी सीख गए इसके अंदर आप। अब डॉपलर इफेक्ट एंड लाइट, ठीक है ना। तो ऐसे कंसेप्ट पढ़ाने में मजा आता है, अंदर से मतलब खुशी मिलती है कि हाँ, लगता है कि इसलिए दिल खुश रहता है पढ़ाते हुए कि हाँ अच्छा पढ़ाओ, समझाओ ढंग से, तो इनको समझ भी आएगा, फिर ये कोशिश भी करेंगे, फिर इनको फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगी। वही तो एम है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, सही से सीखना। तो डॉपलर इफेक्ट एंड लाइट, तो देखो लाइट वाला डॉपलर इफेक्ट दो तरीके का होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। चांसेस तो कम है, थ्योरेटिकल सवाल जनरली इस पे आ जाता है। अब रेड और ब्लू शिफ्ट कैसे बोलते हैं, तो सुनो, इसमें क्या होता है, अर्थ से आप स्टार या गैलेक्सी ऑब्जर्व करते हो, तो कोई सोर्स या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं होती, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो ऑब्जर्वर तो हो गए हम लोग, और ये हो गया लाइट का सोर्स जो डिस्टेंट गैलेक्सी में है, तो या तो वो अप्रोच कर रहा होगा या वो रिसीड कर रहा होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, 1 + ν/c टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं यहां पर ये v/c लिखूं। v हो गई स्पीड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी टाइम्स न्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स में आ जाते हैं, तो वेवलेंथ कम होती हुई सुनाई देगी, यानी जब सोर्स, ऐसे सोचना है, जब सोर्स अप्रोच करेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब कम होती हुई वेवलेंथ कहाँ की तरफ भागती है, ब्लू की तरफ शिफ्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। तो जब ब्लू शिफ्ट होगा, ऐसे सोचना है, ब्लू शिफ्ट दे दिया तो इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब गैलेक्सी अप्रोच करेगी, तो गैलेक्सी या लाइट सोर्स अप्रोच कर रहा होगा। ये सोचने का तरीका हुआ। दूसरा शिफ्ट होता है रेड शिफ्ट। अब जैसे मान लो रेड लिख दिया, रेड शिफ्ट लिख दिया, तो रेड यानी वेवलेंथ ज्यादा हो रही है, तो चेक कर लो 1 + v/c, ये v है, न्यू नहीं है, इनटू लैम्डा, ये हो गई वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बढ़ी हुई होगी, ठीक है ना। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये इसके बेसिक रिजल्ट्स हो गए, जिनको यूज करके आप रेड या ब्लू शिफ्ट के कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ मेन पार्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे सवाल, दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि इससे सवाल आना चाहिए, स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव के अंदर हम लोग दो चीजें करेंगे,
अपना एक वही स्ट्रिंग वाला पैटर्न रहेगा और दूसरा ऑर्गन पाइप वाला रहेगा, ठीक है ना, और इन पे सवाल रहेंगे। तो ये हमारा इसका लास्ट सेगमेंट है, फिर PYQs रहेंगे। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन और हार्ड रिफ्लेक्शन। अब सॉफ्ट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव जो होती है रेयरर मीडियम में चल रही होती है, डेंसर से टकरा करके लौटती है, ठीक है ना। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं हार्ड रिफ्लेक्शन। तो जब रेयरर में चल रही हो, डेंसर से टकरा करके लौटे, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है रिफ्लेक्शन एट डेंसर बाउंड्री या हार्ड रिफ्लेक्शन। अब इस हार्ड रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव का फेज पाई से चेंज हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो आप चेक करो, डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस की जगह प्लस आ गया, फेज चेंज हो गया तो पाई आ गया। एम्पलीट्यूड भी रिफ्लेक्टेड वेव का चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी दो पार्ट में चली जाती है, कुछ ये ट्रांसमिटेड ले जाता है, कुछ ये रिफ्लेक्टेड ले जाता है। तो ये इसका बेसिक तरीका रहता है, जिसमें बस खाली कंसेप्चुअल पूछते हैं हार्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो आप बता सकते हो डायरेक्शन भी चेंज होगा और फेज भी चेंज होगा। ट्रांसमिटेड वेव का ना डायरेक्शन चेंज होता है ना फेज चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड जो रहता है वो चेंज रहता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। अब दूसरा रिफ्लेक्शन सॉफ्ट रिफ्लेक्शन आता है। इसमें वेव डेंसर में चल रही होती है और रेयरर की बाउंड्री से टकरा करके लौटती है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड वेव का फेज चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ट्रांसमिटेड का तो ना डायरेक्शन चेंज करता था, ना फेज चेंज करता, ना इसमें करता है ना इसमें करता, हाँ एम्पलीट्यूड चेंज करता है, क्योंकि एनर्जी दो पार्ट में गई है। अब जब ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे ये वाली, ठीक है ना, या ये वाली, तो एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड वेव सुपरपोज करती है, तो सुपरपोजिशन से बनती है स्टैंडिंग वेव, जिसके अंदर नोड या एंटी नोड बनते हैं। तो अगर अपोजिट फेज वाले सुपरपोज करेंगे तो नोड बनेगा, स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगी, सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब स्ट्रिंग का शेप नहीं रहेगा तो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रहेगी। जब ये दोनों सुपरपोज करेंगे, सेम फेज वाले सुपरपोज करेंगे, तो एंटी नोड बनेगा, सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एनर्जी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एंटी नोड वाले सेम फेज वाले सुपरपोज करेंगे तो एंटी नोड, अपोजिट फेज वाले तो नोड, और इनके रिजल्टेंट से बनेगी स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव मतलब जिसमें एनर्जी दो पॉइंट के बीच में अटक के रह जाती है, उन दो पॉइंट्स को बोलते हैं नोड। तो देखो एक वेव की इक्वेशन ये रही, दूसरी वेव की इक्वेशन ये रही, एक इंसिडेंट है दूसरी रिफ्लेक्टेड है। ये कौन से रिफ्लेक्शन वाली है, सॉफ्ट, एम्पलीट्यूड सेम लिया, मतलब मान के चल रहे हैं ट्रांसमिटेड में कुछ नहीं एनर्जी गई, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को सुपरपोज कराया तो ये इक्वेशन आ गई। ऐसी भी आ सकती है, और अगर एक हार्ड हो, एक इंसिडेंट हो और दूसरा हार्ड रिफ्लेक्शन वाला हो, तो इक्वेशन ये भी रह सकती है 2a sin kx cos ओमेगा t, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यानी हुआ क्या, तो हुआ ये स्टैंडिंग वेव में प्रोपगेटिंग वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है ना, ऑसिलेटिंग पार्ट अलग हो गया, ऑसिलेटिंग अलग प्रोपगेटिंग अलग। अब ये जो 2a sin kx है या 2a cos kx है, इसको हम रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, 2a sin kx और 2a cos kx। अब कैसे हम किस सिचुएशन में कौन सा लेंगे फॉर्मूला, वो अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसका एक चॉइस होता है, मैंने उस पर प्रॉब्लम रखा है तो अभी सस्पेंस नहीं खराब करूंगा। तो अब अगर आपको नोड फॉर्म करने हैं, नोड मतलब वो जगह जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, तो आप AR को जीरो डाल दो, या तो इसको जीरो डाल दो या इसको जीरो डालोगे, तो आपको नोड की पोजिशन मिलेगी जीरो, ये वाली λ/2 λ 3 λ/2। मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करना चाहिए, ठीक है ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड एंड हो तो हमें यूज करना चाहिए 2a sin kx। फिर हमें हर λ/2 के डिस्टेंस पर नोड मिलेगा और इस तरीके से स्ट्रिंग ऑसिलेट करती हुई मिलेगी, समझ गए आप। तो हर दो नोड के बीच में देखोगे आप तो आपको एक एंटी नोड मिलेगा, और उस एंटी नोड का डिस्टेंस जो होगा λ/4 3 λ/4 एंड अप टू सो ऑन, यानी नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, हर दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होता है। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को अगर आप जीरो डालेंगे तो नोड आपको मिलेंगे जीरो पर नहीं मिलेगा, λ/4 पर, यानी जीरो वाली पोजीशन एंटी नोड देगी और λ/4 वाली पोजीशन नोड देगी। यानी शुरू वाला एंड जब ओपन एंड हो, ठीक है, इस तरीके से हो, तो आपको यूज करना चाहिए 2a cos kx
वाला रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो ये होता है पैटर्न जज करने का तरीका, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लगाने का तरीका। मैं सवाल में और अच्छा सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस ध्यान रखना λ/2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, दोनों बताता हूं। तो देखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये मेरे कहने का मतलब था। अब फिक्स्ड एट बोथ एंड है, तो इधर अगर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मेरे को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2a sin kx, क्योंकि ये वाली जगह नोड का काम कर रही है। अब यहां पर देखो ये वाली जगह एंटी नोड का काम कर रही है, तो मैं इधर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लिखूंगा 2a cos kx। आप समझ गए मेरी बात? अब अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि x = 0 वाला एंड ओपन एंड का काम कर रहा है, एंटी नोड का काम कर रहा है, पुट कर दो और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a मिल जाएगा, है ना। ये तरीका होता है। अब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है। अब सोचो अगर यहां से वो वेव मेजर कराएगा तो हम लिखेंगे 2a cos kx, यहां से कराएगा फिक्स्ड एंड से तो हम लिखेंगे 2a sin kx। तो सिचुएशन डिपेंडेंट है ये फॉर्मूले, इतने से अब अकल तो आ जानी चाहिए, बाकी सवाल में दे दूंगा। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर जब हम वेव सेटअप करते हैं तो इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L होता है। हार्मोनिक, ठीक है ना, ध्यान रखना है, हार्मोनिक n के बराबर होते हैं और ओवरटोन n-1 होती है। ये सारा हम लोग पूरे जब साल भर स्टडी करते हैं तो उस दौरान पूरी डिटेल से देखते हैं। मैं रिवीजन में लिख रहा हूँ, तो ये नहीं है मैंने ऐसे पढ़ाया, ये बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक n, ओवरटोन n-1। लेंथ, तो इस लेंथ का फॉर्मूला देखेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारा n λ/2। तो लेंथ यानी जो भी नोड के बीच का डिस्टेंस होगा λ/2, फिर हमने क्या किया यहाँ पर एक और बीच में नोड सेटअप कर दिया, तो फिर हो गया 2 λ/2 एंड अप टू सो ऑन। तो जब nth मोड ऑफ ऑसिलेशन है तो बन रहा है n λ/2। तो जैसे स्ट्रिंग के ऊपर 2 लूप बन रहे हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 2v/2L, L का फॉर्मूला हो गया 2 λ/2, 3 लूप बन रहे हैं 3v/2L, 4 लूप बन रहे हैं 4v एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें एग्जामिनर या तो ओवरटोन देता है या हार्मोनिक देता है। पहले ये सुनना होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है या कैसी है। तो अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है, अब आप सुनेंगे एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा है, ओवरटोन या हार्मोनिक। जैसे उसने बोला 10th ओवरटोन, तो आपने फट से n-1 को 10 लिखा, n की वैल्यू 11 लिखी, यहां डाल के उसको फ्रीक्वेंसी बता दी। ऐसे सवाल चलता है, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है तो इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूं। तो इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2n-1 v/4L होता है। L का फॉर्मूला 2n-1 λ/4 होता है। हार्मोनिक ऑड बनते हैं इसमें और उनकी वैल्यू 2n-1 होती है। ओवरटोन सेम n-1 रहता है, ठीक है। ये इसके जनरल फॉर्मूले हैं। तो अब अगर आप इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखोगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वो v/4L हो जाएगी। इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे तो v/2L हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी की हाफ है, ऐसे करके रिलेशन है। अब इनको बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब वो पाइप जो ऑर्गन की एयर की हेल्प से बजाए जाते हैं। जैसे ये ढक्कन मैंने अलग किया, अब मैं फूंक मारूंगा तो सीटी बजेगी, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो ऑर्गन पाइप में फेफड़े मजबूत होने चाहिए, तो उनकी एयर की हेल्प से जो चीज़ आवाज़ देगी दैट इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप। दो तरीके के होते हैं, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड वाला जो होता है ना वो एक जगह पर क्लोज्ड होता है, एक जगह पर ओपन होता है। दोनों जगह बंद होगा, फूंक मारोगे कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। ओपन वाला दोनों जगह पर ओपन होगा। तो ध्यान रखना है COP OOP। COP मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, OOP मतलब ओपन ऑर्गन पाइप। अब ये जो ऑर्गन पाइप होता है ये रिजम्बल करता है स्ट्रिंग की तरह, ठीक है ना। तो जैसे ओपन ऑर्गन पाइप है रिजम्बल्स टू स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट का यहां पर नोड है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। अब होता क्या है, यहां पर स्ट्रिंग के ऊपर साउंड वेव प्रोपगेट करती है, यहां पर एयर में प्रोपगेट करती है, तो दोनों में कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे आपने हार्ड रिफ्लेक्शन सीखा, तो साउंड वेव का एयर में जब हार्ड रिफ्लेक्शन होगा तो वो हार्ड रिफ्लेक्शन में कोई फेस चेंज नहीं होता, वहां पर होता है स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है ना। बट साउंड वेव में जब आप देखेंगे तो कोई फेस चेंज नहीं होगा, यानी कहानी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, ये भी बता दूं
कि हमने जो फेस चेंज की बात करी वो डिस्प्लेसमेंट की बात करी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिक्स्ड पॉइंट होगा वहां पर जो प्रेशर होगा वो सोचो मैक्सिमम होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वो प्रेशर का एंटी नोड होगा। तो यहां पर हम प्रेशर वेव के टर्म में चलते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेव। प्रेशर वेव इसकी जस्ट उल्टी ऐसे। अब आप चेक कर लो, ये चीज और ये चीज बिल्कुल रिजेंबल कर रही है। तो इसलिए यहां भी जो फॉर्मूले चलेंगे वो वही चलेंगे, NV/2L, और L का फॉर्मूला N λ/2। ठीक है ना, हार्मोनिक N के बराबर, ओवरटोन N-1 के बराबर। अब ध्यान रखना है, यहां जो V है, ये V, दिस V इज √T/μ, स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग। यहां पर जो V है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, √γ/RT/m। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की तरह रिजेंबल करता है। ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो फिक्स्ड एट वन एंड की तरह रिजेंबल करता है। तो इनके फॉर्मूले आप कोरिलेट करके लिख सकते हो। अब मेन बात आती है इनके प्रॉब्लम्स की, वो आ गए, समझ लो बेड़ा पार हो गया। अच्छा, इसमें एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कॉलम। इसके हेल्प से 2018 में आया था। रेजोनेंस कॉलम की हेल्प से हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाल सकते हैं। तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब के अंदर पूरा पानी भर देते हैं और यहाँ बाहर हम ट्यूनिंग फोर्क पोलो उसको लेकर के खड़े हो जाते हैं। पानी के लेवल को धीरे धीरे कम करते हैं। जब ये λ/4, क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है, तो फर्स्ट लेंथ मिलती है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो फर्स्ट लेंथ मिलती है λ/4। यहाँ पर हमें इसमें से आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क इज इन रेजोनेंस विद ऑर्गन पाइप। ठीक है ना, तो फटाफट से इसकी लेंथ लिखी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये आप जो देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। प्रेशर की वेव अगर मैं दिखाऊं तो प्रेशर की वेव इसकी थोड़ी सी अपोजिट। प्रेशर का जो नोड होता है वो बिल्कुल यहां नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनता है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। ये डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से बनता है। तो अब टोटल लेंथ L1 + E की वैल्यू λ/4 हो जाएगी, जो कि मैंने यहां लिखी हुई है, जहां E कहलाता है एंड करेक्शन। अब हम पानी को फिर से कम करते हैं, अगली आवाज फिर से हमें सुनाई देती है 3 λ/4 पर, तो L2 + E का वैल्यू हो गया 3 λ/4। फिर अगली आवाज 5 λ/4 पर, तो L3 + E का वैल्यू हो गया 5 λ/4। इतने की जरूरत नहीं है। खैर, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा इज ट्वाइस ऑफ L2 - L1, यानी लेंथ देख करके आप लैम्डा निकाल सकते हो। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, V = F लैम्डा यूज करके स्पीड ऑफ साउंड निकाल लिया। ठीक है ना, अगर एंड करेक्शन निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ किसी में भी डाल दो और एंड करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी L2 - 3 L1/2। ठीक है ना, तो अगर L2 और L1 कुछ ऐसे हो कि L2 की वैल्यू 3 L1 के बराबर हो तो एंड करेक्शन 0 होगा। मतलब पहली आवाज 20 सेंटीमीटर पर सुनाई थी, अगली अगर हमें 60 सेंटीमीटर पर सुनाई दी तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो एंड करेक्शन लेते हुए नहीं चल रहा। पर अगर अगली आवाज 60 से थोड़ी ज्यादा लेंथ पर सुनाई दी, इसका मतलब कुछ ऊपर जाकर के प्रेशर का नोड बन रहा है, यानी वहां पर एंड करेक्शन है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब प्रॉब्लम की बारी। पहला प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये कह रहा है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन 700। तो हमें पता चल गया स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, यानी दोनों एंड पर फिक्स्ड है। तो ये दोनों एंड पर फिक्स्ड एंड की स्ट्रिंग हो गई जिसपे स्पीड 7 मीटर पर सेकंड हो गई। इफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दे दी 2 मीटर, द फ्रीक्वेंसी विद विच इट रेजोनेट इन फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, तो मैंने बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल रखा, यानी V/2L की वैल्यू जानना चाह रहा है। V की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 7 डिवाइडेड बाय ट्वाइस, L की वैल्यू हो गई 2, आंसर आ गया 7/4 हर्ट्ज इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर आपके सामने है। मेरे ख्याल से ये बेसिक समझ आ गया होगा। अगर यही स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड होती तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L हो जाती, आप उससे निकाल लेते। यही अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता फंडामेंटल V/4L होता, और अगर ओपन होता तो फंडामेंटल V/2L होता। तो आराम से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप व्हेन 50 ग्राम वेट इज प्लेस्ड इन अ पैन ऑफ वेइंग 15 ग्राम। ठीक है, कहानी ऐसी है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, ये रही स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो चलो मैं ऐसे ले लेता हूं। तो ये रही स्ट्रिंग से ये पैन है, ये पैन का वेट 15 ग्राम है, तो इसका खुद का मास 15 ग्राम है, जिसमें हमने 50 ग्राम का एक और मास रख दिया। ठीक है ना, 50 ग्राम का।
अब ये स्ट्रिंग जो है फोर लूप के साथ वाइब्रेट करती है, 1 2 3 4, फोर लूप के साथ वाइब्रेट कर रही है। एन का वैल्यू पकड़ो, एन का वैल्यू हो गया 4, हार्मोनिक का नाम बोलो तो एन हार्मोनिक के ही बराबर होता है, तो फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन एन माइनस 1 होती है तो थर्ड ओवरटोन। ऐसे करके हमने नामकरण कर लिए। अब ये कह रहा है टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 6 लूप, हम इसी स्ट्रिंग को 6 लूप में वाइब्रेट कराना चाहते हैं, वही फ्रीक्वेंसी रखते हुए। तो बताओ कितना मास इसमें से कम करें। तो पहली इक्वेशन सेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 4v/12, ठीक है, ध्यान देना। तो 4v की जगह हमारे पास आ गया √T/μ, ठीक है ना। टेंशन हो गई m + mg के बराबर, यानी टोटल मैं लिखूं तो 65g के बराबर, सिंपली लिख रहा हूं। तो 65g के बराबर टेंशन हो गई डिवाइडेड बाय म्यू। ये हो गया पहले का सिचुएशन। अब इसमें से कुछ वेट उसने कम कर लिया, m' ले लेते हैं फाइनली टोटल मास को, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी यही रखी। अब स्ट्रिंग के ऊपर 6 लूप बन रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया 6/12, टेंशन की जगह आ गई m', ठीक है ना, डिवाइडेड बाय म्यू। अब दोनों को हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये सब कॉमन टर्म कट जाएंगे, इसलिए मैंने ग्राम को भी चेंज नहीं किया, वही का वही रखा। तो रिजल्ट सिंप्लीफाई हो गया, ये 2 आ गया, ये 3 हो गया, स्क्वायरिंग कर लो तो 4 × 65 9m'। तो m' की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/9 × 65 ग्राम, ठीक है ना। पर ये थोड़ा ना पूछा, उसने पूछा कितना मास कम किया। तो डेल्टा m का वैल्यू तो पहले कितना था, पहले था 65, अब है 4/9 65, आंसर आ गया 5/9 65, ठीक है ना। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36.1 ग्राम के आसपास। तो इतना मास हमने कम किया। तो राइट आंसर आप इसके हिसाब से देख लो, 36 हो गया अप्रोक्सीमेशन में, मतलब सेकंड करेक्ट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सीओपी की बात चल रही है, ठीक है ना। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये डायग्राम बनाया, हैज लेंथ L। पढ़ो आगे। द एयर इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन दे रखी है थर्ड, जो सुना पहले वो लिखो। तो n-1 थर्ड हो गया, n का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है ना। अब विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ A, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये तो एंटी नोड का होता है, तो इसकी वैल्यू वैसे तो 2A होती है, तो मैं इसको 2A0 लिख रहा हूं। ये हमें A दे रखा है। आगे ये बोल रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/14 फ्रॉम द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप। तो क्लोज्ड एंड से L/14, तो x की वैल्यू L/14 दे रखी है, इस जगह पर एम्पलीट्यूड बताओ। कितना मजेदार है, सोचो सवाल, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे तो सुनो, n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, l को पहले लैम्डा के टर्म में लिख करके लैम्डा निकाल लेते हैं। बताता हूं क्यों। देखो अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, फिक्स्ड एंड से निकालना है, तो फॉर्मूला सेट किया 2A0 sin kx। और अगर यही बोलता ओपन एंड से निकालो तो क्या करते, 2A0 cos kx। अब अकल आ गई होगी आपको कि कब cos लगाना है, कब साइन लगाना है। तो 2A0 sin kx, मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको। ये हमें A दे रखा है, साइन k हो गया 2π/λ, है ना। x की वैल्यू हो गई L/14। अब देखो, अब हम हेल्पलेस हो गए क्योंकि हमें L और लैम्डा का रिलेशन नहीं पता। तो वो पता करने के लिए हमें ओवरटोन दे रखी है। तो हमें पता है L होता है COP में 2n-1 λ/4 के बराबर। यहां से L लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा, सवाल खटाक से खत्म हो जाएगा। अप्रोच आ गई ना समझ। अब डेटा पुट करते हैं। तो L इक्वल्स टू, पहले n की वैल्यू 4 × 8-1 7/4 × लैम्डा, ठीक है ना। तो आप L की वैल्यू डाल दो या लैम्डा डाल दो, जो मर्जी करे वो कर लो। मैं इधर पुट कर देता हूं A sin 2π/λ इंटू L की वैल्यू डाल देता हूं 7/4 लैम्डा, और एक 14 और है, संभाल के कैलकुलेशन करना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये यहां से गया 7 2 जा 14, ये 2 से 2 भी निकल लिया। अब इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया A साइन कितना बचा, π/4। साइन π/4 हो गया 1/√2, आंसर आ गया A/√2। देख रहे हो आप। तो इतना मजेदार सवाल था, यानी L/14 के डिस्टेंस पर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे पास आ रही है A/√2 के बराबर। ये इसका राइट आंसर हो गया।
यही सवाल अगर मेरे से ऐसे बोलता यहां से L/14 बताओ, तो आप क्या करते? अब आप cos kx वाली इक्वेशन यूज कर लेते, L लैम्डा का रिलेशन निकालते। उसके लिए सुनना जरूरी था ओवरटोन कौन सी है, n कितना है, n कितना है, ये पता चलते ही आप सवाल को उड़ा सकते हो। तो अप्रोच मेरे ख्याल से बढ़िया से समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है द एंड करेक्शन ऑफ अ रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रेजोनेंस कॉलम का एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विद ट्यूनिंग फोर्क इज 15 सेंटीमीटर। तो L1 हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L2 निकालनी है हमें। अब देखो कैसे करेंगे। हमें पता है L1 प्लस ई λ/4 के बराबर होता है और L2 प्लस ई 3 λ/4 के बराबर होता है। तो यहाँ L1 दे रखा है, ई पता है लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। पुट कर देते हैं तो 15 और 1 16 बराबर λ/4, ठीक है। इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो L2 प्लस 1 बराबर 3 λ/4 यानी 48। तो L2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 47 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आपके सामने विच इज 47 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका डी वाला हो गया। तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस कॉलम आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखो PYQ आ गया 2016 का, पढ़ो। अ सायरन एमिटिंग अ साउंड, पता चल रहा है डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम है। ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ एट अ स्पीड इतना। तो क्लिफ वाला सवाल है, रिफ्लेक्शन वाला सवाल है। तो ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर। सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, क्लिफ की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? ये दे रखिए 15 मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? तुरंत इसकी इमेज बना लेंगे। वो इमेज इधर बन जाएगी और इसको इधर भगा देंगे VS 15 मीटर पर सेकंड से। करना क्या पता है वो देखें। इसको आप यहाँ से हटा दो, ठीक है ना। अब ये आपके लिए सोर्स की तरह काम करेगा जो कि एक्चुअली में उसकी इमेज होगी। इसको यहाँ लगा रहने देता हूँ। Then the frequency of sound that observer hears in the echo reflected from the cliff। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी बतानी है। सिंपल है, सोर्स अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F V, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, V माइनस VS हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो F डैश बराबर F हमें 800 दे रखा है, V का वैल्यू देखो 330 दे रखा है, डिवाइडेड बाय V माइनस VS करेंगे तो यह आ जाएगा 330 माइनस 15 यानी 315। अब यहाँ चुपचाप ईमानदारी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 315 और 330 डिवाइड कर लेते हैं तो ये रिजल्ट 1315, ठीक है ना। और इधर मेरे पास बचा 15 पॉइंट, इधर आ गया 0, ठीक है ना। अब नहीं जाने का एक 0 और लगाया 0 और मेरे ख्याल से इधर मेरे पास आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। 4 से चला जाएगा तो 20 और इधर 4 2 6 और 4 3 जा 12, 1 2 6 0 0 4 और इधर 2 4, तो एक 0 और लगाया 1.047। ऐसे करके ईमानदारी से इसको डिवाइड करो, ये कैलकुलेटिव होता है। तो F डैश का वैल्यू आ गया 800 इंटू 1.047। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 105 ले लो तो 105 इंटू 8, 8 5 जा 40 यानी 840 हर्ट्ज के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। अब 840 हर्ट्ज के आसपास राइट आंसर हमें साफ दिख रहा है विच इज 838 हर्ट्ज। इतना कैलकुलेटिव होता है, ठीक है ना, ये करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट B16 का है, क्या दे रहा है? एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, यानी उसका अपना COP का सवाल है। तो ऐसा ही मिक्सर, एक डॉपलर तो एक वो अपना स्टैंडिंग वेव वाला सवाल, मिलना ही मिलना है। इस साल भी यही पैटर्न रहना चाहिए। क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है ना। एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, यानी COP है। रेजोनेट विद ट्यूनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो L1 दे रखा है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क इज, ठीक है ना। अब L1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी है इक्वल्स टू λ/4। कुछ एंड करेक्शन के बारे में ना वो बोल रहा है ना निकालने का तरीका दे रहा है। तो इसमें पता ही क्या चलेगा, तुम्हारी भी चुप हमारी भी चुप, मतलब कि नहीं दिया तो हम 0 लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो λ/4 L2 हमें निकालना है जो कि हमें पता है 3 λ/4 होता है। आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर। चुपचाप से टिक करो, 4 नंबर पकड़ो और निकल लो, ठीक है ना। ऐसे करके भी सवाल हो जाता है, इतना सिंपल। 16 का सवाल था। और देखते हैं 17 का प्रॉब्लम, पढ़ो। टू नियरेस्ट हार्मोनिक, मतलब आसपास वाले
ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड अदर एंड, ठीक, एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 एंड 260, ठीक है ना। तो दो हार्मोनिक हमें दे रखे हैं आसपास के, ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, मतलब COP है, इसमें लैंग्वेज में मत कंफ्यूज होना, क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, ऐसा वो बोलेगा। 220 एंड 260, ठीक है ना। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, यानी हमें V/4L का वैल्यू निकालना है COP में। तो अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा हार्मोनिक है, ऑड हार्मोनिक बनते हैं, हमें पता है इसके अंदर 2n-1 V/4L रहता है। तो मान लेते हैं ये F1 की वैल्यू जो कि 220 दे रखी है इक्वल्स टू M1 हो गया उसका ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन यानी हार्मोनिक का नाम V/4L। सिमिलरली F2 जो कि हमें दे रखा है 260 बराबर M2 V/4L, ठीक है। अब आप दोनों का रेशियो ले लो, तो M1/M2 का रेशियो आप लेंगे तो ये बनेगा 22/26 मतलब 11/13। तो हमें पता चला एक का 11th हार्मोनिक है तो अगले वाले का 13th हार्मोनिक है। अब M की वैल्यू में पता चल चुकी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और V/4L ले लो। तो फर्स्ट वाले में पुट कर दूं तो 220 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आ गया 20 हर्ट्ज। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, 2017 का प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, टू कार्स मूविंग अपोजिट, फिर से डॉपलर। तो आप देख रहे हो ना मिक्सिंग इसकी, इसके डॉपलर हमेशा ऐसे ही मिक्स करके दिया जाता है COP OOP के साथ में। तो इस साल पूरा एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए। पढ़ो, टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेस ईच अदर विद दिस एंड दिस स्पीड। तो ये रही C1, ये रही C2, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं विद स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन विद स्पीड 16.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न, यानी ये हमारे लिए सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। आगे, हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, तो इसकी कार के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड कार, यानी ये हमारे लिए ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। VO डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका साइन सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, इसका उल्टा है तो साइन नेगेटिव आ गया। अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो F डैश बराबर F V माइनस VO माइनस माइनस प्लस 16.5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा V माइनस 22 सॉरी। सिंप्लीफाई करते हैं, F डैश की वैल्यू हो गई F कितना हमें दे रखा है 400, ठीक है। अब V प्लस 16.5, V हमें 340 दे रखा है, प्लस 16.5 करेंगे तो 356.5 बन जाएगा। नीचे आ गया V माइनस 22, तो 340 माइनस 22 आप करेंगे तो 318 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये डिवाइड करना ही पड़ेगा, अब आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, ये करना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस हमारे पास नहीं बचती। डिवाइड करने का भी तरीका मैंने आपको दे दिया, 318 356.5 से आप डिवाइड करो, 1 से जाएगा 318 आ गया, इधर 0.5 आ गया, 16 में से 8 गया 8 और 4 में से गया 3 तो 38.5 आ गया, डेसिमल लगाया, ठीक है ना। तो ये आपने एक इधर से हटा दिया, 385 आ गया। अब आप इसको फिर डिवाइड करें, ये 1 से चला जाएगा, फिर से 318 आ गया और इधर मेरे पास आ गया 6। अब हम इसको 0 लगाते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना बहुत है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 1.12, 112 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 448 हर्ट्ज। तो राइट आंसर अभी अब आपको मिलेगा 448 हर्ट्ज, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो एक एक जगह परफेक्शन से कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट देखो, तो 2018 पढ़ो क्या कह रहा है, ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस का आ गया, रेजोनेंस कॉलम फिर से आ गया इन अ ग्लास ट्यूब। लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन अ ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन एट रूम टेम्परेचर, टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस्ड एट 20 एंड 73। तो L1 दे रखा है 20 और L2 दे रखा है 73। अब जरा आप चेक करो, L2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ L1 से ज्यादा है, मतलब 100% टर्न करेक्शन होगा। क्या पूछना चाह रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 320 हर्ट्ज, जानना क्या चाह रहे हो भाई, वेलोसिटी निकालना चाह रहा है। तो इसका मतलब एंड करेक्शन से इसका लेना देना नहीं है, तो हम सीधे लैम्डा निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है ना। L2 माइनस L1 किया, 73 माइनस 20 तो ये 53 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ 53 6 और 106 क्या सेंटीमीटर, तो 1.06 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब V निकालना है तो F लैम्डा कर दिया, F कितना दे रखा है हमें 320
इंटू 1.06। अब इसे मल्टीप्लाई करने का सिंपल और बेस्ट तरीका 1.06 को चाहिए तो ब्रेक कर लो, 1 प्लस 0.06 तो 320, ठीक है ना, प्लस 0.06 इंटू 320, ऐसे कर लो, ये भी ज़्यादा आसान रहता है। तो 320, ठीक है ना, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, 0, 12 और 6 3 जा 18, 1 2 2, यानी ये आ जाएगा 18.20। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 338.20। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आ रही है 338 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका आंसर हमें अप्रोक्सीमेशन में देना पड़ेगा, तो मेरा राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग। मैं एक बार चेक कर लूँ, ये 19 आएगा, तभी ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी मेरा गड़बड़ हो रहा था। तो ये आ जाएगा 6 से 6 to 12 और 19, ठीक है, 19.20 करेक्ट कर दूँ। अब आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, और ये आंसर आपको मिल जाएगा 339.2। अब आ गया, ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से 2018 का प्रॉब्लम, ये कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, यानी ओपन को क्लोज्ड के साथ लिंक कर रहा है। तो ओपन वाले की कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, फॉर्मूला हो गया V/2L इज इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब हार्मोनिक 2n-1 के ही बराबर होते हैं, थर्ड हार्मोनिक है तो 3V/4L हो गया। आगे लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 20, यानी ये हमें 20 दे रखा है, L2 लिख दिया। लेंथ ऑफ ओपन पाइप यानी L1 निकालना है, सिंपल। तो इक्वेशन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हुआ, और L1 जो हमें निकालना है ये आ गया ट्वाइस L2/3। तो ट्वाइस ऑफ L2, L2 इज 20 डिवाइडेड बाई 3, 40/3 आ गया, 40/3 यानी 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, तो उसके अप्रोक्सीमेशन में हमारा राइट आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 2019, अब 19 का प्रॉब्लम कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क विद दिस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम। तो देखो कितनी फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है रेजोनेंस कॉलम का एक्सपेरिमेंट। 18 में भी अभी आपने देख लिया, ठीक है ना, फिर ये फिर से आ गया, और एक आपने पहले भी देखा था। तो रेजोनेंस कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है अभी ये, देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 800 हर्ट्ज विद अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज बाय वाटर सरफेस, सक्सेसिव रेजोनेंस और ऑब्जर्व। L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, L3 दे रखा है, इतने की तो हमें भी जरूरत नहीं है। तो L1 दे रखा है 9.75, L2 दे रखा है 31.25, L3 की हमें जरूरत ही नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है, कितना सिंपल है, L3 फालतू में दे रखा है। तो लैम्डा निकाला, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, तो ट्वाइस ऑफ 31.25 में से माइनस करना पड़ेगा 9.75। तो ये रिजल्ट आया ट्वाइस ऑफ 0, और 12 में से 7 गया 5, इधर आ गया 0, और 10 में से 9 गया 1, 21.5। तो फाइनली लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ 43 आ गया। 43 क्या, सेंटीमीटर। तो लैम्डा हमें मिल गया 43 सेंटीमीटर, मीटर में हम लिख ही लेंगे। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड, तो मैंने लगाया V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ का वैल्यू हो गया 800 एंड लैम्डा इज 0.43, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 32 इधर आ गया, और 33 34, 344 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ साउंड। तो राइट आंसर इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दैट इज थर्ड वाला। चलते हैं आगे। 20 का सवाल। अब 20 का सवाल कह रहे हैं ना, गिटार 2 स्ट्रिंग A and B आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेस 6 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट का सवाल है आपके लिए। तो 2 वायर्स हैं A और B, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमें 6 मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे। आगे When tension in B is slightly decreased, B की टेंशन को कम कर रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। अभी बना लूंगा मैं इसकी इक्वेशन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A, बस इसी का इंतजार था यार, A और B में से किसी एक की तो फ्रीक्वेंसी दो, दोनों ही गायब करोगे तो हम कहां से ढूंढ के लाएंगे। तो A की फ्रीक्वेंसी आखिरी में बोला, तो चुप करके बोला बेचारा, पर बोला जरूर, कितना, 530 हर्ट्ज। बस अब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो अब पहली इक्वेशन 6 इक्वल्स टू 530 माइनस FB, या फिर 6 इक्वल्स टू FB माइनस 530। अब क्या कह रहा है, टेंशन इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना, टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा,
कम होकर के 0 होगा, फिर बढ़ेगा और वापस से उतना का उतना हो सकता है। ये डिक्रीज होगा तो ये चीज़ तो इंक्रीज ही होती जाएगी, डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। देखें क्या सिचुएशन है, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7, यानी हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट है। एफ बी का वैल्यू मेरे पास आ गया 530 -6, दैट मीन्स 524 हर्ट्स। ये हो गई बी की फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर आपके सामने ही है, मतलब फोर्थ वाला। 21 में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। तो अब आपने पूरा पैटर्न देख लिया। इस साल के लिए डॉपलर इफेक्ट तैयार कर जाओ और आप अपना वो COP OOP तैयार कर जाओ, सवाल जरूर मिल जाना चाहिए। अब वैसे ही मिलते जुलते सवाल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। इनमें मैच द कॉलम भी है, ज़रूर कर लेना। बहुत ही सिलेक्टिवली मैंने इन सवालों को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपकी हर एक चीज़ जो टेस्ट के अंदर कवर की है वो रिवाइज हो जाएगी। जो नहीं समझ आए, फालतू का दिमाग और टाइम मत वेस्ट करना, वीडियो सोल्यूशन देख करके उसको जरूर समझ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल इस साल इससे मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल रहेगा, सॉलिड और फ्लूइड हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।